आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पजल्स। किसी की फर्स्ट क्लास है क्या? सबकी फर्स्ट क्लास है? पहले क्लास देखी आपने? हाँ जी, नॉट येट। ऑनलाइन से हो? हाँ, ओके ओके ओके, नो इश्यूज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पजल्स के टॉपिक से, ठीक है? पिछली क्लास आपको डिस्कस कर लेंगे, बट आज हमारा टॉपिक होगा पजल्स का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, ठीक है ठीक है रवि, मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है? तो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे पजल्स पहले, फिर जो आपका जो पिछला टॉपिक था एजेस के डाउट है या बाकी और टॉपिक्स के डाउट है उनको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें आज के सेशन को? चलिए ठीक है। देखो पजल्स एक ना ऐसा टॉपिक है जो पिछले 2 या 3 साल में बहुत ज्यादा यूपीएससी ने नहीं पूछा, ठीक है? पर उससे पहले काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं पजल्स के टॉपिक की, तो कुछ तो हो जाता है कि हमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। अदरवाइज जब आप पजल्स को सॉल्व करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग शार्पन होता है उससे, एंड अकॉर्डिंगली बाकी वाले चैप्टर्स को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान बन जाता है। समझे इस बात को? कि डायरेक्टली तो आप इसको इंप्लीमेंट कर ही सकते हो, बट एट द सेम टाइम इनडायरेक्टली भी अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इसकी यूजेज है। समझे? कभी आपने ऑनलाइन या कभी किसी फ्रेंड ने आपको भेजा कुछ पजल्स वगैरह भेजे होंगे ना, आपने फेसबुक वगैरह पे देखी होंगी, आपके टाइमलाइन पे आ जाती होंगी, ठीक है? उस तरह की पजल्स होती है, बट थोड़ा एक लेवल पर डिफिकल्ट होता है। समझिए इस बात को? पजल आइडिया की पजल होती है, कोई भी ऐसे कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी, हमें उन स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर कुछ एनालिसिस करना होगा, एंड अकॉर्डिंगली देखना होगा क्या आंसर बनेगा। एग्जांपल साइड में बताऊंगा, उसकी चिंता मत करना। 2-3 चीजें हमें ऑनलाइन टेक्टिव वॉइस लो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज देख लीजिए, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वॉइस काफी कम है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, समझते हैं कि आपके पजल्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहला मीनिंग आप जानना, सबसे पहले ना जब मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस बता रहा हूं, एक बार प्रोसेस समझ जाओगे ना, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, पर प्रोसेस ध्यान से समझ लेना। पहली चीज आपको नोटिस करनी है कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझे इस बात को? कई बार पता क्या होता है कि ना आपका मान लो इस तरह से पेपर है, वो आपसे बहुत बड़ी स्टेटमेंट ऐसे देगा 10-12 लाइन की, अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन होता है सिर्फ एक। तो इसमें पता क्या इशू क्या है, आप शायद क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर 5 मिनट लगा दोगे, पर इंडियन आपको मार्क्स सिर्फ एक क्वेश्चन के मिलेंगे। समझे इस बात को? तो समझदारी इस चीज में है कि अगर आपको लगता है पढ़ते सारी की नहीं है, पजल टफ होने वाली है, पजल काफी मुश्किल है, तो अभी के लिए छोड़ देना। अगर एंड में टाइम बचेगा तब इसको सॉल्व कर लेना। समझे? पजल में एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन पाई पजल, तो इंडियन आपने 5-6 मिनट वेस्ट कर दिए होंगे, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं रहा होगा। समझ पाए इस बात को? कि जब मुश्किल पजल आ जाती है ना, आप कोशिश कर रहे हो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, पर हो नहीं रही, तो दैट मतलब उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ सकता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पजल को आपने लेटर पार्ट ऑफ द अपने एग्जाम के अंदर सॉल्व करना, स्टार्टिंग में सॉल्व करना, ठीक है? ठीक, कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है ना? तो ये लेंथी कितना है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके साथ में ना एक दो चीज मैं आपको बता दूं कि कैसे हम पजल को सॉल्व करेंगे। पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे और वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई करना कि आखिर उस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो हमने दे रखे हैं। एग्जांपल समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसमें बात करके रखी होगी कि मान लो एक पर्सन है वैभव, जो कि गेम खेलता है जिसका नाम है कुछ XYZ, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट होगा ना या स्पोर्ट्स होगा, स्पोर्ट्स आपका एक वेरिएबल बन जाएगा। इस तरह से आपको पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लेने कि किस चीज की बात हो रही है। एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन जैसे आएंगे इन चीजों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अभी समझो। जैसे क्या है, A B C D E and F and G आर लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। सिटीज के नाम क्या है? हैदराबाद, दिल्ली, इस तरह से हमें कुछ नाम दे रखे हैं। तो पहली बात तो हमें समझ पता लगा कि एक तो पहले उसने बात करी है लेक्चरर के नाम की, राइट? दूसरी बात को कहा है उनके सिटीज की, ठीक है ना, जिन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ में ही उनका एक कोई सब्जेक्ट है जिसके अंदर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, ये उनके नाम दे रखे हैं। तो टेक्निकली ना हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तरह का हमें टेबल बनाना होगा जहां पर एक तो हमारे पर्सन्स के नाम होंगे और बाकी वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई किए उनका। जैसे हमने सिटीज एक वेरिएबल आइडेंटिफाई किया एंड उनका सब्जेक्ट, एक बार ये वेरिएबल आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना? पूछ क्या है वेरिएबल्स का, पहले समझ आया कि वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये प्रोसेस को समझ लेना, इसी ऑर्डर में सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है ना, स्टार्टिंग पता नहीं कहां स्टार्ट करें, कैसे खत्म करें, ये सारी चीजें। एक बार वेरिएबल्स आइडेंटिफाई हो गए ना, फिर आपको कुछ ना कंप्लीट सेंटेंसेस ढूंढने पड़ेंगे। अब कंप्लीट सेंटेंसेस का मतलब क्या है? जहां पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? ये वॉल्यूम का प्लीज टेक टीम प्लीज देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट वॉल्यूम में कर रहे हैं। हाँ मैं करवा रहा हूं वॉल्यूम, डोंट वरी, ठीक है? जो वॉल्यूम में कर रहे हैं डोंट वरी, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट समझ आया, यहां पर हमें करना है उन सेंटेंसेस को ढूंढना है जहां पर आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका भी। जैसे ये देखो, अब इसको समझना। जैसे आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट यही है, लेक्चर डी इज फ्रॉम शिलोंग। इसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि डी का जो सिटी है दैट इज शिलोंग। तो इस सेंटेंस को क्या बोलूंगा मैं? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो यहां से आपने उसकी शुरुआत कर लेंगे अपने क्वेश्चन की। उसी तरह से एक बार ये देखो, फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है लेक्चर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। इससे मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही खास, मुझे ये नहीं पता लगा कि लेक्चर बी का कौन सा सब्जेक्ट है। सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट फर्क समझ पाए नहीं समझ पाए? सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, फोर्थ स्टेटमेंट के बीच में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोनों में ना इसको मैं जनरल सेंटेंस बोलूंगा, इसको पर्टिकुलर सेंटेंस बोलूंगा कि यहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, यहां पर पार्शियल इन्फॉर्मेशन है। तो करना क्या है आपने? पहले एक बार आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर जहां पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनको किसी तरह से टेबल में पुट करने की कोशिश करनी है। समझ पाए इस बात को? पहले अगर आप ना उनसे चलोगे जहां पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, वहां से आप फंस जाओगे। तो इसलिए स्टार्ट कहां से करना है? उन स्टेटमेंट से जहां पे आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फिर आप जाओगे तो पार्शियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके ऊपर। उनके थ्रू एक बार आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कर ली, फिर आप पार्शियल स्टेटमेंट की वैल्यूज फिल करोगे। ये प्रोसेस है, जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। पर एक आइडिया लो कि इस तरह से हम इसको चलेंगे, ठीक है? अब जब इतना कुछ कर लिया तब कहीं ना कहीं हम अपने आंसर के नजदीक पहुंच चुके होंगे। समझ गए इस बात को? तो इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? एक ना एग्जांपल थोड़ा और समझते हैं, ठीक है? मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। इसको देखो करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे जो पिछला क्वेश्चन देखा ना अभी, लेक्चर पर्सन बी इज फ्रॉम शिलोंग, लेट्स से, उस वाले में तो हम डायरेक्टली उसको लिख देंगे, पर कई बार ना इसकी उल्टी स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आप इसको मेरे साथ एक बार समझ लेना। क्वेश्चन आप लोग भी करोगे, अभी पहले समझ लो। लेट्स से 3 लोग हैं, एक का नाम है आर, एक का नाम है वी, लेट्स से एक का नाम है बी, कुछ भी नाम लिख दो। लेट्स से राम लिख दिया, इसका नाम, एक का नाम वैभव लिख दिया और एक कोई पर्सन लिख दिया, प्रेम नाम लिख दिया, ठीक है? तो ये 3 पर्सन है लेट्स से। अब ये है पहला वेरिएबल कि उनके नाम ये है, ठीक है? अब नाम के साथ लेट्स से एक दूसरा वेरिएबल है हमारे पास स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में दे रखा है कि जो 3 लोग हैं ना ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमें नहीं पता कौन सी स्पोर्ट, उसने बता रखा है कि स्पोर्ट्स खेलते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया एंड लेट्स से फुटबॉल हो गया, ठीक है? और एक चीज और की है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई और वेरिएबल बताओ। जैसे सिटी मान लेते हैं, सिटी की बात कर लेते हैं। लेट्स से हमें 3 सिटीज रखी हैं, चंडीगढ़, दिल्ली एंड हैदराबाद, ठीक है? अब क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, क्वेश्चन लिखा होगा कि 3 लोग हैं, वो अलग-अलग स्पोर्ट खेलते हैं, हमें नहीं पता कौन सा स्पोर्ट, और कुछ सिटी से बिलोंग करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन समझ आया? तो हमें वेरिएबल्स में दिख जाएंगे सामने-सामने कि 3 वेरिएबल्स की बात कर रहा है, नेम, स्पोर्ट्स एंड सिटी की। अब इसके बाद ना उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। जैसे मान लो उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये जो राम है ना उसको हॉकी पसंद है और ना ही वो दिल्ली से है, ठीक है? ये क्रॉस का मतलब कि वहां से नहीं है। उसी तरह से लेट्स से एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो प्रेम है, ठीक है ना, वो हॉकी नहीं खेलता एंड ना ही वो हैदराबाद से है, ठीक है? उसी तरह से ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस तरह से। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? आप ना एक टेबल बनाओगे इस तरह से, ठीक है? आपने टेबल बना लिया, टेबल के अंदर पहला नाम लिख लोगे, जैसे राम का नाम था और एक वैभव का नाम था और एक का नाम था प्रेम। इस तरह से टेबल बना।
अब आप इनके सामने ना एक बार इस तरह से सोच लो कि राम के सामने कौन सी स्पोर्ट हो सकती है और कौन सी सिटी हो सकती है। तो यहाँ पे एक बार ना आप इसको लिख लो, जैसे स्पोर्ट्स कौन सी दे रखी है हमें, क्रिकेट दे रखी है, हॉकी दे रखी है, फुटबॉल दे रखी है। उसी तरह से यहाँ पे क्रिकेट दे रखी है, हॉकी दे रखी है, फुटबॉल, मतलब इट कैन बी ईदर ऑफ दीस थ्री, राइट। एंड सिमिलरली सिटी कौन सी हो सकती है आपकी, चंडीगढ़, दिल्ली या हैदराबाद। इस तरह से आपने ना ये बना लिया एक बार। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो जैसे पहली स्टेटमेंट पढ़ोगे ना कि राम जो है ना आपका हैदराबाद से, सॉरी आपका हॉकी नहीं खेलता एंड ना ही वो दिल्ली से है, तो अब राम के सामने ना ये जो हॉकी वाला है इसको हटा दो, ठीक है। उसी तरह से राम दिल्ली से भी नहीं है तो आप दिल्ली वाला भी यहाँ पे हटा दोगे, समझ गए इस बात को। और आगे क्या लिखा उसमें कि प्रेम आपका हॉकी नहीं खेलता और हैदराबाद से भी नहीं है, तो प्रेम आपका हॉकी भी नहीं खेलता, हमने हॉकी हटा दिया, और वो हैदराबाद से भी नहीं है तो यहाँ से हमने क्या किया, हैदराबाद को हटा दिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करना जो हॉकी है, हॉकी ना इन तीनों में से किसी पे आना ही आना पड़ेगा। इन तीनों केसेस के अंदर से किसी में तो आएगा, या तो राम खेलेगा उसको, या वैभव खेलेगा, या प्रेम खेलेगा। अब हमने क्या नोटिस किया कि हॉकी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ओनली ऑप्शन कौन सा है हॉकी का, ये वाला। तो जो वैभव होगा ना वो हॉकी ही खेल रहा होगा, समझ गए इस बात को। और अगर वैभव हॉकी खेल रहा होगा तो वैभव क्रिकेट नहीं खेल सकता, वैभव फुटबॉल नहीं खेल सकता, समझे इस बात को। यहाँ पे एक बंदा एक गेम खेल रहा है तो आपने वैभव का डिटरमाइन कर लिया कि वैभव आपका हॉकी खेल रहा है। इसी तरह से आपके पास और इन्फॉर्मेशन भी होगी कि राम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस तरह से आप उनको एलिमिनेट करोगे तो उसके हिसाब से आप अपने आंसर तक पहुंचते रहोगे। ये मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये असम्पशन है, असम्पशन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मैं सैंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। तो इस तरह से यू गेट द पॉइंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ है ना कि हां जैसे मान लो कि इसकी अगली स्टेटमेंट ये होती कि राम को क्रिकेट नहीं खेलना पसंद, तो हम यहां पे क्रिकेट को एलिमिनेट करते और क्रिकेट किसी में तो आना था तो प्रेम शुड प्ले क्रिकेट ओनली, तो प्रेम का क्रिकेट आ जाता, यहां से हट गया था, फुटबॉल ये खेल नहीं सकता तो बाकी बचा फुटबॉल। समझ आई चीज, ये कांसेप्ट समझ आया कैसे हम इसको बना रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से और भी मैं कांसेप्ट समझने हैं, पर पहले ना इसी कांसेप्ट को समझो जितना अभी तक पढ़ाया है, अभी और भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और भी कुछ टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, पर अभी तक इतना समझ आया इस हिसाब से ये एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। एक प्रोसेस समझ आया, पहली बात ये बताओ जिनको ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रोसेस के अंदर क्या करना है, आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, जैसा कि पिछले केस में हमने देखा ना कि आपके जो स्पोर्ट्स थे और आपकी सिटी थी, ठीक है। डोंट वरी, आप एक काम करो, मैंने बताया ना प्रोसेस था, ये वाला प्रोसेस ध्यान रखो कि पहले आपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी उनको अपने टेबल में डाला, फिर तीसरी बात पार्शियल स्टेटमेंट थी। वो एक एग्जांपल दिया था, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको सॉल्व करेंगे। ये एक बार ट्राई करो, प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना बस यहाँ पे। मैं समझाता हूं, ठीक है। डोंट वरी, सिटी अगर कुछ उसके और इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल होगी। ये क्वेश्चन समझना, मैं प्रोसेस को समझा रहा था कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था। तो 2 मिनट नहीं 3-4 मिनट लो, ठीक है ना। प्लीज इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है। जल्दी ऑनलाइन वालों जल्दी पढ़ो ये वाली स्लाइड, फिर मुझे आगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखिए, फिर अगली स्लाइड पे चलना है। हाँ मतलब ये इसमें टाइम लगेगा, मैं वही कह रहा हूँ पजल्स के अंदर ना, तभी मैंने स्टार्ट, आप लोग क्लास की स्टार्टिंग में शायद नहीं आए, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में यही बोला कि इनको आपने एग्जाम के एंड में करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। हाँ अनुज डोंट वरी, अभी करते हैं। स्लाइड पे क्वेश्चन समझ नहीं आया, देखो 6 लेक्चरर्स हैं A B C D E F, वो अलग अलग सिटीज को बिलोंग करते हैं, वो सिटीज के हमारे पास कुछ नाम दे रखे हैं, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं है, और वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और वो सारे सब्जेक्ट का नाम ये दे रखा है। यहाँ तक समझ आया सबको कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई डाउट नहीं है। वेरिएबल समझ आया पहली बात, ठीक है। अब आओ जरा स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। वेरिएबल का समझ आ गया, फिर स्टेटमेंट्स को जरा लगाने की कोशिश करो अपने आंसर में। हाँ जी नेक्स्ट स्लाइड कर दिया, हाँ ठीक है। ज्योति ट्राई करो, ज्योति, विवेक, प्रांजल, चंदन, दीपक, ठीक है। दीपक भारती, प्लीज इसको ट्राई करो आप, ये 2 मिनट ट्राई करो, मैं फिर इसको अच्छे से समझाऊंगा। डोंट वरी, अरे क्वेश्चन समझा दिया रूटीन, ठीक है ना। प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं था, बस ये बताया गया कि हमारे पास इतने 7 लेक्चरर्स हैं, उनका सिटीज कौन सी है और उनके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब वो बात कर रखी है। अनिकेत रुक जाओ, डाउट मैं लूंगा, डोंट वरी। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट, हाँ तो नहीं दे रखा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, पार्शियल वाली है। मैंने स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले आप जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहां से करते हैं। चलो रुक, मैं ही कहता हूँ, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले रुक जाओ, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, अब समझते हैं इसको। प्रोसेस के तीनों स्टेप्स याद है, तीनों स्टेप्स क्या थे, पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, फिर दूसरा जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको डालना है, फिर जो बाकी बचेगी उसको डालना है, राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 7 लेक्चरर के नाम है, मतलब A B C D E F G, और उनकी ये सिटीज है कुछ, और उनके ये हमारे पास ये सब्जेक्ट है। अब जैसे ये चीज हुई ना, आपको इस तरह से टेबल डालना है, ठीक है। देखो नाम क्या थे उनके, A B C D E F और G, बन गया। वेरिएबल्स कौन से मैंने बताए थे, एक थे आपकी सिटी और दूसरा था सब्जेक्ट, बस ये दो वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो बस इस तरह से आप एक टेबल क्रिएट कर लो, ठीक है। इस तरह से हमने टेबल बना लिया। अब हम पता क्या करेंगे, अब हम एक करके चलते रहेंगे, अब हम एक करके चलेंगे इसकी पिछली वाली स्लाइड के ऊपर। जैसे पहली स्टेटमेंट पढ़ो, वो कह रहा है लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, यहाँ मुझे नहीं पता लग रहा कि किसकी बात हो रही है, तो अभी मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगा, ठीक है। दूसरा पढ़ो, लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग, तो क्या करूंगा, इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पर लेक्चरर डी के सामने क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा शिलोंग। और जब मैंने ऐसा किया ना तो मैं इस स्टेटमेंट को टिक मार्क कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन यूज कर ली है। अगर मुझे समझ नहीं आया कौन सी यूज कर लिया कौन सी बची हुई है, तो सेकंड मैंने टिक मार्क कर दिया कि ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने रिप्रेजेंट कर दी है, बात ठीक है। तीसरे पे चलो, वो कह रहा है लेक्चरर सी फ्रॉम दिल्ली इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, बिल्कुल सही बता रखा है, सी दिल्ली सोशियोलॉजी, तो क्या करूंगा, सी के सामने मैं लिख दूंगा दिल्ली लिख दूंगा, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा उसका सोशियोलॉजी। अग्री करते हो, ठीक है। ये तीसरी स्टेटमेंट पूरी तरह से यूज कर चुका हूं, तो इसको मैंने टिक मार्क कर दिया। चौथी स्टेटमेंट कह रहा है लेक्चरर बी स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, इस तरह मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बी के सामने क्या लिखूं। अब इसको रुक जाते हैं, फिर अभी हमें सिर्फ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालनी है। पांचवा कह रहा है लेक्चरर ए जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर है, वो हैदराबाद को बिलोंग करता है, थोड़ी सी यहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, उसके बाद वाला नहीं पता लगा, इसको रुक जाते हैं। सेम चीज आई थिंक लेक्चर 6 को देख लेते हैं, लेक्चर एफ हु स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग्स टू श्रीनगर, इसको डाल सकते हैं, कंप्लीट है एफ कॉमर्स श्रीनगर, तो एफ के सामने सॉरी एफ के सामने क्या डालूंगा, श्रीनगर, एंड यहाँ पर डाल दूंगा मैं कॉमर्स, ठीक है। तो भैया मैंने ये भी स्टेटमेंट पूरी यूज कर ली। 7th क्या है, जी स्पेशलाइज्ड स्टैटिस्टिक्स बिलोंग टू चेन्नई, तो इसको डाल देते हैं जी चेन्नई एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ तक तो बन गया सबका, किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन तो बताओ। हाँ जी, हाँ ऑफलाइन है, हार्दिक ऑफलाइन है, ठीक है। यहाँ तक सबका समझ आया, टेबल यहाँ तक बन गया, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, मैम क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ठीक है। अब यहाँ तक अगर हमारी चीज बन गई है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने नोटिस किया कि हमारे पास ना 2 3 6 और 7 ये वाली हम स्टेटमेंट यूज कर चुके हैं, बची है 1 4 5, अब उनको डालेंगे, समझ रहे हो। पहले हमने तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको डाल दिया, अब जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन उसको डालने का टाइम आ गया। पार्शियल इन्फॉर्मेशन देखो, जैसे लेक्चर फ्रॉम कानपुर स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, तो क्या में से ये एक सेकंड रुको, मैं पहले कहने दो, यहाँ क्या कह रहा है, कानपुर और ज्योग्राफी कहीं पे आएंगे, मतलब कानपुर और ज्योग्राफी इस तरह से आएंगे, इकट्ठे आएंगे, जहाँ पर भी आएंगे, समझ रहे हो। कानपुर और ज्योग्राफी का एक तरह से पेयर बनेगा, इकट्ठे आएंगे दोनों, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है। उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है, फोर्थ में कह रहा है जो बी है ना, वो ना ही हिस्ट्री के अंदर ना ही मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशलाइज्ड है, तो बी जो है ना ही हिस्ट्री ना ही मैथमेटिक्स इनके अंदर स्पेशलाइज्ड नहीं है, ठीक है। बाकी भी आप नोटिस करो, यहाँ पर आप नोटिस करो कि सोशियोलॉजी भी आ चुका है, तो सोशियोलॉजी भी इसका नहीं हो सकता बी का, क्योंकि सोशियोलॉजी तो सीखा है। उसी तरह से कॉमर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमर्स किसका है, एफ का है। उसी तरह से इसका स्टैट्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैट्स किसका है, स्टैट्स हमारा जी का है। तो यहाँ पर इसके बच्चे कौन से ऑप्शन डी के लिए, हाँ जी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये दो बचे कि या तो इसका हो सकता है ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, तो इसको मैं लिखूं ऐसे, इसको हटा देते हैं, हाँ जी
अरे हाँ रुक जाओ, एक एक डाल रहे हैं, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, ये दो ऑप्शन बने यहाँ पे, ठीक है ना। और देखो और क्या है, फिफ्थ स्टेटमेंट देख लो, लेक्चर ए जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर है वो हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता, तो लेक्चर ए के सामने मैं क्या इकोनॉमिक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर ए का इकोनॉमिक्स आ गया तो क्या बी का इकोनॉमिक्स आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, तो बी के लिए ज्योग्राफी बचा है कि नहीं। अब देखो ये सारी चीजें हमारे पास पता लग गई हैं, अब और क्या बचा हुआ है इन्फॉर्मेशन देखो। हाँ जी, कानपुर और ज्योग्राफी इकट्ठे थे, मैंने लिखा था ना कानपुर और ज्योग्राफी, तो जहाँ पे ज्योग्राफी आएगा उसके सामने हमारा आ जाएगा कानपुर आ जाएगा, तो ये भी बन गया। और कौन सी इन्फॉर्मेशन बची हुई है? ठीक है, ए का बताया हुआ उसने कि ए हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता, उसने बोला है कि ए हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन कौन से बचे हुए हैं इसके अलावा? सिटी का मुंबई बचा हुआ है, ठीक है, ये देखो मुंबई। अगर ए जो है उसका कानपुर नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं है, शिलोंग नहीं है, श्रीनगर नहीं है, चेन्नई नहीं है, और आपका ये भी नहीं है, कौन सा था, हैदराबाद भी नहीं है, तो बचा क्या, यहाँ पर आ जाएगा मुंबई। तो ए में आ जाएगा मुंबई, यहाँ आ जाएगा हैदराबाद। इनके सामने क्या है मुझे नहीं पता लग रहा, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, यानी कि इनके लिए क्या ऑप्शन बचेगा डी और ई के लिए? तो बाकी के सब्जेक्ट होंगे, कौन से सब्जेक्ट बचे हैं? हिस्ट्री और मैथ, बिल्कुल। यहाँ पर इसका हिस्ट्री भी हो सकता है, यहाँ पर मैथ भी हो सकता है, इसका भी हिस्ट्री हो सकता है, इसका भी मैथ हो सकता है, समझे? ये बन गया टेबल। अब टेबल बन गया तो सारे आंसर हो जाएंगे। हाँ, कानपुर ज्योग्राफी इकट्ठे आएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। आइडिया लगा कैसे बनाया ये टेबल? हाँ जी, इकोनॉमिक्स डाल तो दिया ए पहली वाली में, ये देखो लेक्चरर ए इज फ्रॉम लेक्चर फ्रॉम कानपुर, कहां गया? ये देखो लेक्चरर ए स्पेशलिस्ट इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद। हाँ टाइम देखो, मैंने प्रैक्टिस क्लास की स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, इससे पता क्या होता है, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आए थे, ये देखो 1 2 3 3 4, इस तरह 4-5 क्वेश्चन आए थे इसके। तो इस तरह से इसको ना अगर आपको सॉल्व करना है तो एग्जाम के एंड में सॉल्व करना है तो बाकी क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करने में 5-7 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। बताओ इनके क्या डाउट है, क्या नहीं समझ आया इसमें? हाँ जी समझ आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा एक बार। अरे नहीं, बाकी लोगों को सुनना पड़ता है यार, हाँ एक बार जस्ट एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, हम जीरो से दोबारा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्रोसेस को ध्यान में याद रखना, प्रोसेस क्या था हमारा कि पहले हमने वेरिएबल आइडेंटिफाई करनी है, फिर जो स्टेटमेंट्स के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उनको डालना है, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, जो बाकी स्टेटमेंट्स उनको डालेंगे, ठीक है ना। तो इसको ठीक है, इसको पूरे को एक बार हम रेज करते हैं, जीरो से दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान अब दोबारा से ध्यान से समझ लेना जिनको नहीं समझ आया कि 3 वेरिएबल्स हैं, इतना पता लग गया था। एक था हमारा कि पर्सन का जो नेम है वो हो गया, उसका सिटी हो गया ये था, और तीसरा था हमारे पास उनके सामने सब्जेक्ट, ठीक है। जिन लोगों को डाउट है ना ऑनलाइन वालों ध्यान से सुन लेना, दूसरी बार बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट देखो, पहली स्टेटमेंट हमें से नहीं पता लगा, लेक्चर फ्रॉम कानपुर स्पेशलिस्ट ज्योग्राफी, दिस इज एन हाफ स्टेटमेंट नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, अभी इसको नहीं लिखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लेक्चर डी इज फ्रॉम शिलोंग, तो यहाँ पर जैसे मैं डी के सामने मैं लिख दूंगा, किसको, डी के सामने मैं लिख दूंगा यहाँ पे शिलोंग को लिख दूंगा। अब देखो जैसे आपने ये चीज करी ना, तो आपको इस स्टेटमेंट पे टिक मार्क कर देना है कि अब यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन, इस स्टेटमेंट में कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट लेक्चर सी दिल्ली से है और सोशियोलॉजी है, तो सी के सामने हम लिख देंगे दिल्ली लिख देंगे एंड सोशियोलॉजी लिख देंगे, ठीक है। जो डेटा है ना उसको फिल करते चलो, तो ये वाली स्टेटमेंट यूज होगी पूरी स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 4 क्या है, बी जो है वो नेदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, अभी हम इस स्टेटमेंट को यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसको रुक जाओ अभी। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, ए लेक्चरर जो है वो इकोनॉमिक्स में स्पेशलिस्ट है और वो हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता, इसको रुक जाओ, अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। 6 देखो, एफ जो है वो कॉमर्स का है और श्रीनगर से है, तो एफ के सामने डाल दो, एफ के सामने क्या डालेंगे, श्रीनगर और कॉमर्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट 6 भी हमने पूरी यूज कर ली। स्टेटमेंट 7 जी जो है वो स्टैट्स को बिलोंग करता है और चेन्नई से है, तो जी चेन्नई और स्टैट्स, ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इतना टेबल हमारा बन गया है इन सारी जो हमने 4 इन्फॉर्मेशन यूज करी थी इनको। अब बची हुई सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स हैं, बाकी चारों को मैं देखूंगा भी नहीं, सिर्फ 3 स्टेटमेंट को देखूंगा। पहले में क्या करें, लेक्चर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलिस्ट इन ज्योग्राफी, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कानपुर और ज्योग्राफी इकट्ठे इकट्ठे आएंगे, राइट, उनका पेयर आएगा, तो कहीं पर भी हो सकता है, ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, ई में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता लगा, तो इतना पता है इन तीनों में से कहीं पर होगा, क्लियर। चलो ठीक है, उसी तरह से फोर्थ स्टेटमेंट वो कह रहा है बी आपका हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में नहीं है, तो बी के अंदर आपका हिस्ट्री नहीं आएगा, आपका मैथमेटिक्स नहीं आएगा, और बाकी ये सब भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये कॉमर्स ये पढ़ा रहा है, स्टैट्स ये पढ़ा रहा है, सोशियोलॉजी ये पढ़ा रहा है, तो इनके ऊपर मैं क्रॉस कर दूंगा, सोशियोलॉजी स्टैट्स और कॉमर्स के ऊपर। तो बचे हुए ऑप्शन क्या हुए, अगर बी ये 5 नहीं पढ़ा सकता तो क्या पढ़ा रहा होगा, हाँ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दो बचे ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी दे रखा है। अगर ये बी 5 नहीं पढ़ा सकता तो बाकी के 2 बचे होंगे उनको पढ़ाएगा, बाकी के बचे हुए क्या है, या तो ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है। चलो ठीक है, और कौन सी स्टेटमेंट थी हमारे पास, लेक्चर ए जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर है, तो इसको लिख दो, लेक्चर ए के सामने हमने डाल दिया इकोनॉमिक्स। अगर ए इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है तो ये थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, ये ज्योग्राफी पढ़ाएगा, ठीक है ना। ये भी आ गया हमारे पास, और क्या बचा, डी और ई के रिगार्डिंग कुछ बचा हुआ है, यहाँ लिखा है लेक्चर ए हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता, तो इसको भी डाल दें कि लेक्चर ए आपका हैदराबाद को बिलोंग नहीं करता, और बाकी वो श्रीनगर, चेन्नई, शिलोंग, दिल्ली इन सभी को बिलोंग नहीं करता। तो बचे हुए ऑप्शन क्या थे उसके पास, एक मुंबई था और क्या था, हाँ मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, ये ऑप्शन से। पर कानपुर के सामने तो आपका ज्योग्राफी आता है, तो ज्योग्राफी के सामने कानपुर लिख दो। अगर यहाँ पर कानपुर हो गया तो कानपुर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मुंबई आएगा, लास्ट में क्या बचा, हाँ हैदराबाद, तो हैदराबाद यहाँ आ जाएगा। तो ये सारा इस तरह से बन गया। ये दोनों चीजें हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, क्या नाम इनके, हिस्ट्री और मैथ्स, इसके सामने हिस्ट्री और मैथ्स, इसके सामने हिस्ट्री और मैथ्स। समझ गए इस बात को, हाँ जी समझे इस बात को कैसे बनाया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं, फिर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको डालना है, फिर जो बाकी बची हुई इन्फॉर्मेशन उसको डालना है। ये तीनों चीजें करोगे अकॉर्डिंगली आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। दिया हुआ है मैंने सारे कुछ आंसर सारे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको समझ, अगर ये बन गया टेबल, फिर आगे कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आगे कुछ भी नहीं है, फिर आगे वैसे पूछेगा हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर कौन स्पेशलाइज्ड है, ज्योग्राफी सामने बी आ गया तो इसका आंसर बी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे आंसर डालते हैं। उसी तरह से आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है हमसे व्हिच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स बिलोंग, जिस सिटी का इकोनॉमिक्स है वो लेक्चर कौन सी सिटी का है, तो इकोनॉमिक्स था ये, यहाँ पे ये सिटी कौन थी, मुंबई, तो इसका आंसर मुंबई बन जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कह रहा है हैदराबाद को कौन बिलोंग करता है, तो हैदराबाद को बिलोंग करता है आपके ई भाई साहब बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर भी, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये वही टेबल है। उसी तरह से बस इतना ही है, ठीक है, समझे इस बात को। तो यहाँ पर बेसिकली 5 मिनट लगे इसको बनाने के अंदर, बट एक बार बन गया फिर उसको सॉल्व करना, 3 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं उससे। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, समझ भाई कैसे सॉल्व करना है, एनी कंफ्यूजन किसी मान जी, हम समझे, आप अभी आए हो, ठीक है कोई बात नहीं, बट इतना ही समझो कि 3 चीजें हमने समझी हैं, पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई करो, फिर अकॉर्डिंगली जो कंप्लीट स्टेटमेंट हमको डालो, फिर जो बाकी बची हुई इन्फॉर्मेशन है उसको आपने पुट करना है, क्लियर है। और ध्यान रखना है इसको आपने पेपर के एंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है, शुरू मत करना कभी इससे, कई बार आप फंस जाओगे, अटक जाओगे कहीं पर, हो सकता है ऐसा हो जाता है अगर आप अच्छे भी इनफैक्ट, तब उससे क्या होगा, आपके 5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, फिर आपको लगता है 6-7 मिनट वेस्ट हो गए, क्वेश्चन एक भी निकला मेरा, है ना। फिर उसका समझ नहीं आता 6 मिनट के बाद कि अब मैं और टाइम लगाऊं 1 मिनट के ऊपर, आगे शायद निकल जाए, या फिर मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चला जाऊं। ये चीजें मेरे साथ भी हो रखी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमेशा मैं एग्जाम के एंड में सॉल्व करता हूं, जब टाइम कम होता है। स्टार्टिंग में सॉल्व करने जाओगे नहीं होगा ना सॉल्व, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अकॉर्डिंगली बाकी क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व नहीं कर पाते हो, जल्दबाजी में सॉल्व करते हो, 7 मिनट निकल गए यार, क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं हुआ, अब जल्दी जल्दी करना है, वही गड़बड़ हो जाती है, समझे इस बात को। तो क्वेश्चन सबसे एंड में सॉल्व करने वाले, ऑल क्लियर। हाँ करा दूंगा, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। सॉल्व अलग अलग सालों में अलग अलग वेटेज है इसकी, किसी साल में ज्यादा क्वेश्चन भी थे, किसी साल में कम थे। अब देखो अगर ये चीज हो गई है तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, इस पे आते हैं, ठीक है। इसको एक बार प्लीज ट्राई करना, ठीक है।
है ऑनलाइन इसको आप लोग ट्राई करो, जैसे मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करो और देखो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। निकिता जो डाउट्स है मैं ले लूंगा, मैंने बताया ना ये 3 बजे के बाद जितने भी डाउट्स हैं 3 बजे के बाद का टाइम आपके डाउट्स के लिए ही है। जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तब ये ना तो इसका सेकंड डाउट ले लो, इसका क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, ठीक है ना, सभी के लिए, चाहे आप किसी भी चैप्टर का डाउट पूछ लो, सीरीज का, एजेस का, किसी भी चीज का, वो एंड में हम देखेंगे। संकेत मैंने बताया ना किसी साल इसके 6-7 क्वेश्चन भी आए, किसी साल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, पर इसको मैं क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि किसी जगह पे इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, किसी में इनडायरेक्टली। शिवानी मैं अभी बोल के हटा हूं कि डाउट्स है सबसे एंड में हम करेंगे, मैंने बताया ना 2.5 मार्क्स के हो गया सारे क्वेश्चन, ठीक है। नहीं दीपिका देखता हूं, मैंने बोला ना डाउट्स में सबसे एंड में लूंगा। दीपिका प्रजापति आपके कमेंट्स में देखता हूं, यहां तक समझ आया? पहले कोई स्टेटमेंट पढ़ लिया या बची हुई है? हां नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं यार, 1 मिनट पढ़ लिया था, चलो ठीक है। अगर स्टेटमेंट पढ़ लिया तो ये कुछ आगे हमें कुछ चीजें दे रखी हैं। प्रीति क्या डाउट है मैंने बोला ना, प्रीति गौतम जी मैंने बोला ना आपसे जो मैं डाउट्स हैं सबसे एंड में ले लूंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज तब मत कहो कि मेरा सेकंड डाउट ले लो, सेकंड क्वेश्चन समझा दो, मैं समझा दूंगा सबसे एंड में, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं आपस में बात मत किया करो क्लासेस के टाइम, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ने में फोकस किया करो, ठीक है। विशाल विजेंद्र ठीक है, ठीक है, कर रहा हूं प्रांजल शिप्रा जतिन कर रहा हूं, आगे कर रहा हूं। प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं था, जो लोग कह रहे हैं तो पीछे क्यों जाते हो, कह रहे हैं दो लोग कह रहे हैं स्लाइड आगे करो, दो लोग कह रहे हैं पिछली स्लाइड दिखाओ। आप लोगों का जो लोग ऑनलाइन पूछ रहे हैं किसी को ऐसा लगे तो मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी अपलोड करवा रखी हैं आपके पोर्टल के ऊपर, तो आप जाके वहां से देख सकते हो आपकी पिछली स्लाइड है, पिछली स्लाइड में कुछ था नहीं ऐसा बनाइए हुआ। प्रीति विजेंद्र मैंने बताया ना आपकी स्लाइड्स ऑलरेडी अपडेटेड है, चाहे इंग्लिश हो गया हिंदी हो गया, जिस भी आप भाषा में, मतलब जिस भी नहीं, मतलब हिंदी और इंग्लिश में अपडेटेड है, हिंदी में स्लाइड्स हैं, आप एक बार चेक किया करो सरकार, ठीक है। कैन डिस्कस, हां जी क्यों नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत बन गया, हां जी क्वेश्चन तो ठीक है यार बन जाएगा, तो आगे निकाल लोगे कि ए कहां पढ़ रहा है, बी कहां पढ़ रहा है, ये सब क्वेश्चन है, चलो ठीक है। इसको एक बार ना बनाने की कोशिश करते हैं, जितना दिया हुआ है उस हिसाब से करें क्वेश्चन आज ऑनलाइन वालों, करें टाइम पे इसको, चलिए ठीक है। पहले देखो समझते हैं वो क्या है, वो कह रहा है कि ए बी सी और डी 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये बता रखी है उसने, फिर वो कह रहा है वो 4 सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, PQRS वो 4 सिटीज के नाम है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे बता रखा है वो कौन सी स्ट्रीम के अंदर है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, जो कि आपके 4 स्टेट्स के अंदर है, गुजरात, राजस्थान, असम एंड केरला। पहली बात तो ये बताओ कि वेरिएबल्स आइडेंटिफाई हुए, कितने वेरिएबल्स है ये बताओ, 4 वेरिएबल्स है, मतलब एक है आपके स्टूडेंट्स, एक है आपके हाईलाइट किया सिटीज, एक उनकी स्ट्रीम क्या है, और चौथी चीज आपके स्टेट्स कौन से हैं, राइट। अगर ये चीज समझ आ गई फिर हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना, नाम कहते हैं एबीसीडी देना, हां ए बी सी और डी, इस तरह से हमने एक टेबल बनाने की कोशिश कर ली, ठीक है ना। सामने इनके क्या लिखेंगे, सामने हम इनके 3 वेरिएबल लिख सकते हैं, कौन सी स्टेट है, कौन सी स्ट्रीम है एंड कौन सी इनकी सिटी है। स्ट्रीम मतलब कॉलेज, हाँ एक ही बात है, कॉलेज वही उसी को बोल रहा था मैं, ठीक है। तो कॉलेज लिखे यहाँ पे, अब एक करके आप स्टेटमेंट पढ़ते चलो, जैसे डी इज स्टडीइंग इन असम, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे डी और स्टेट इसको असम डाल दूंगा, तो पहली स्टेटमेंट मैंने कंप्लीटली यूज कर लिया, तो इस पे टिक मार्क कर दिया। दूसरा क्या है, आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान, नहीं समझ आ रहा मुझे, इसको देखते अभी रुकता हूं, इसको फिर देखेंगे बाद में, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, इसको मैं यूज कर सकता हूं, ए आपका कॉमर्स में पढ़ रहा है, ठीक है, इसको यूज कर लिया। बी आपका क्यू में पढ़ रहा है, बी इज स्टडीइंग इन सिटी क्यू, तो बी के सामने क्यू लिख दिया। और पांचवी है साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, अब ये भी पता लगा। 3 स्टेटमेंट्स हमने पूरी की पूरी यूज कर ली है, राइट। 2 स्टेटमेंट्स बची हुई हैं, क्लियर है। अब 3 स्टेटमेंट्स नहीं देखेंगे, बाकी जो 2 बची हुई हैं सिर्फ उनको देखना है हमने। तो पहले स्टार्ट करो बी से। बी में क्या कह रहा है, आर्ट्स जो है वो आपका सिटी एस में है, जो कि राजस्थान। कहने का मतलब क्या, वो जो लाइन बनेगी ना वो इस तरह से बनेगी, स्टेट है आपकी राजस्थान, उसके सामने आएगा आपका आर्ट्स, उसके सामने आएगा आपका एस, ऐसे बनेगा राजस्थान आर्ट्स एस। कोई भी ऐसी लाइन है जहां पर ये लाइन ऐसे पूरी तरह से फिट कर जाए, ए बी और डी तो नहीं है ना, क्योंकि ए बी और डी देखो, जैसे डी में आप ऐसे डाल पाओगे राजस्थान आर्ट्स और एस नहीं डाल पाओगे, बी के अंदर भी नहीं डाल पाओगे, ए के अंदर भी नहीं डाल पाओगे, ये समझ इस बात को, कोई डाउट है यहाँ पे। तो ओनली पोजीशन जहां पे आप डाल पाओगे इस तरह से राजस्थान आर्ट्स और एस वो आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप डाल दोगे राजस्थान, यहाँ पे डाल दोगे आर्ट्स, यहाँ पे डाल दोगे एस, और कहीं पर भी आप नहीं डाल सकते इस तरह से, क्योंकि उसने बोला कि राजस्थान के अंदर आर्ट्स कॉलेज है जो कि सिटी एस में, और कोई भी ऐसी लाइन आप नहीं डाल पाओगे। तो भैया मैंने ऑप्शन बी भी यूज कर लिया, स्टेटमेंट बी को भी कंप्लीटली यूज कर लिया। अब बची है सिर्फ स्टेटमेंट 5, साइंस कॉलेज लोकेटेड इन केरला। अब नोटिस करो केरला के अंदर साइंस डालना है, मतलब केरला यहाँ पे आएगा और साइंस यहाँ पे आएगा। ये कोई भी ऐसी लाइन है जहां पर मैं डाल सकता हूँ, देखो यहाँ तो नहीं डाल सकता केरला और साइंस, यहाँ भी डाल पाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी सामने, यहाँ पर अगर केरला डालता हूँ तो यहाँ सामने कॉमर्स है, तो नोटिस चाहिए केरला के सामने साइंस, तो ये आ जाएगा आपका केरला और यहाँ आ जाएगा आपका साइंस। अब नोटिस करो हमने केरला स्टेट भी यूज कर लिया, राजस्थान भी यूज कर लिया, असम भी यूज कर लिया, बची सिर्फ एक स्टेट, कौन सी स्टेट, गुजरात। तो गुजरात यहीं पे आने पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया गुजरात। उसी तरह से मेरे पास स्ट्रीम्स कौन सी यूज हो चुकी है, कॉमर्स यूज हो चुकी है, साइंस यूज हो चुकी है, आर्ट्स यूज हो चुकी है, बची आपकी इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग को यहाँ डालना ही पड़ेगा, राइट। इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। ये सिटी यहाँ पे ए के सामने क्या बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा, तो यहाँ पे पी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, सेम चीज डी के सामने भी यहाँ पे पी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, यहाँ मुझे नहीं पता लगा कौन सी है, बाकी सारी चीज मैं डिटरमाइन कर पा रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को आती, ठीक है, कह रहा हूँ आपस में बात मत करो, ठीक है, पूरा फिल नहीं होगा रंजन, वो बताया जाएगा एक बार, समझ गए। अगर ये बन गया फिर आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे वो कह रहा है ए कहां पे पढ़ रहा है, ए स्टडीइंग कौन सी उसके अंदर है, तो ए के सामने देख लो गुजरात कॉमर्स है, तो गुजरात इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार बनने के लिए फिर आगे कह रहा है साइंस कॉलेज कौन सी सिटी के अंदर है, साइंस कॉलेज था क्यू के अंदर था, ठीक है ना, तो क्यू आंसर आ जाएगा इसका सिटी क्यू, राइट। उसी तरह से सॉरी अगला क्या था, सी कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, सी पढ़ रहा है आपका राजस्थान आर्ट्स और एस, सी आएगा राजस्थान आर्ट्स और एस, तो राजस्थान आएगा मतलब बाकी नहीं थे। उसी तरह से ये वही टेबल है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो देख लो वो कह रहा है डी आपका एस में नहीं पढ़ रहा, तो डी आपका किसमें पढ़ रहा है, पी और आर में पढ़ रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है, डी एस में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि डी या तो पी में पढ़ेगा या आर में पढ़ेगा, तो पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों गलत होंगी। ए साइंस में पढ़ रहा है, नहीं ए तो कॉमर्स में पढ़ रहा है, तो ये गलत। ए केरला में पढ़ रहा है, नहीं ए तो गुजरात में पढ़ रहा है, तो ये भी गलत। इंजीनियरिंग आपका गुजरात में पढ़ रहा है, नहीं इंजीनियरिंग असम में है, समझ रहे हो, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन भी होगा शायद इसका, ये वाला भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग क्या चीज करेक्ट है। अब इंजीनियरिंग है, वो कह रहा है यहाँ पे कौन पढ़ता है, यहाँ डी पढ़ता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और ये गुजरात में नहीं, ये असम के अंदर है, बी नहीं वहाँ पे, ना ही सी, यहाँ पे डी पढ़ रहा है, समझ गए। तो 6 क्वेश्चन थे ऐसे, 5 जो भी थे, एक और भी है यहाँ पे इनफैक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इंजीनियरिंग कॉलेज आपका सामने है, क्या इंजीनियरिंग आपका सामने है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये ठीक है। सिटी क्यू सामने है, सिटी क्यू आपकी केरला में है, तो ये गलत हो गया। सी आपका केरला में पढ़ रहा है, नहीं सी आपका राजस्थान के अंदर पढ़ रहा है, और क्या बी गुजरात में पढ़ रहा है, नहीं बी आपका केरला के अंदर पढ़ रहा है। गेटिंग द पॉइंट, समझ पाए, ठीक है। किसी को डाउट है, हाँ जी अरुणिमा ज्योति, आदर्श, अरुणिमा चंदन, एनी डाउट्स यार, समझ पाए, वेरिएबल आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उनको फिल करो, उन पर टिक मार्क करते हो, फिर उन
टिक मार्क वाले स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं जाना, जो बाकी बची हुई स्टेटमेंट्स बस उनको फिल करना है। और डरना नहीं है, कई बार स्टूडेंट डर जाते हैं यार यहाँ पे मेरा ना आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि पी आएगा या आर आएगा, स्टेटमेंट को बार-बार पढ़ते रहेंगे कि यार कहीं मैंने मिस तो नहीं कर दिया, कुछ ये क्यों नहीं आ रहा। उसका तरीका यही है, आपने पहले कंप्लीट स्टेटमेंट को टिक मार्क करते रहे, जहां जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी उसको टिक मार्क कर दिया, फिर बाकी सिर्फ बची हुई स्टेटमेंट को देखो। अकॉर्डिंगली अगर आपका नहीं बनता तो इसका आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड डाल देंगे। अगर आपसे पूछना कि ये कौन सी स्टेटमेंट पड़ता है तो हम कैनॉट बी डिटरमाइंड लिखेंगे। या फिर ऑप्शन में होगा कि ऑप्शन ए शायद होगा उसका पी, ऑप्शन बी होगा आर और सी ऑप्शन होगा पी और आर। तो आपने इसको टिक मार्क करना है, फिर समझे, पी आर को टिक मार्क लगा देना, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन आती किसी को कि कैसे करना है इसको, समझ आ गया, दोनों क्वेश्चन समझ आए, ठीक है ना। इस तरह के पजल्स के बहुत सारे वेरिएंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक तरीका है, मतलब तरीका ये रहेगा सॉल्व करने का, पर क्वेश्चन की टाइप बहुत ज्यादा वेरी कर जाती है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना, अगर यहाँ पे अगर पूछ लेगा ए के लिए कौन सी सिटी है तो कैनॉट बी डिटरमाइंड, या फिर ऑप्शन होगा पी और आर तो उसको मार्क कर देंगे, दोनों में से इधर 1 विल बी 2। समझ गए? हाँ जी, एनी डाउट्स, आइडिया लगा? या भी कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करना है? आपकी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा आ रहा है समझ या नहीं? डिफिकल्ट लग रहा है पूरा आ रहा है? और किसी की फर्स्ट क्लास आज आपको आ रहा है समझ आप लोगों को? चलिए ठीक है ठीक है, ये कर सकते करो, ठीक है, ट्राई करो, अदरवाइज मैं करा ही दूंगा। बट इससे एटलीस्ट पजल्स अगर डायरेक्टली मैंने डायरेक्टली नहीं भी आते क्वेश्चन, पर इनडायरेक्टली आपके दिमाग खुलने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पजल्स का। आप चीजों को सीखोगे, उनको इंप्लीमेंट करोगे और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में बिल्कुल हेल्प होती है। हाँ जी हाँ जी, दे रहा हूँ शिवानी, क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर्वज्ञ में क्या डाउट है आपका? ठीक है, मैंने पूछा सीधा डाउट पूछा करो। दैट्स ग्रेट, नीलम साहू कहते पहली क्लास है। हाँ जी हाँ जी, जल्दी पूछो, बताओ क्या डाउट है? ठीक है, क्लियर क्लियर ठीक है, नीरज बहुत बढ़िया, मुस्कान ठीक है। हाँ सिटी नहीं, मैंने बताया ना, ए के सामने सिटी हम नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, इट कुड बी ईदर पी और आर। ठीक है नितिका, वेरी गुड, नो डाउट। अमीशा, अरुणिमा, वेरी गुड, ठीक है। रजा, ठीक है, पहली क्लास है इनकी भी, ठीक है। अरे बस करो यार, हम प्रभा में डाउट्स मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि मैं डाउट्स आपके ले लूंगा 3 बजे के बाद, जो भी आपके क्वेश्चन करते हैं। सर्वज्ञ विनोद, पहले टिक मार्क कर लो जो जो स्टेटमेंट्स को पूरा यूज कर लिया है, फिर जो बाकी बचे स्टेटमेंट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, उनके थ्रू वैल्यूज डालो, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, अदरवाइज अगर टिक मार्क ना करोगे तो पता ही नहीं लगेगा कौन सी स्टेटमेंट यूज कर लिया और कौन सी बची हुई है। जो कंप्लीट यूज कर लिया सिर्फ उनके ऊपर टिक मार्क करना है। हाँ सरकार, मैं दे रहा हूँ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की, बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट लेक्चर मतलब अमीशा समझा नहीं क्या पूछ रहे हो? हाँ देखो, नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है यार, वो क्या कह रहे हैं, वो करें डिस्कस, मतलब बना लिया क्वेश्चन तो आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन तो है तो डॉक्टर कौन है ये सब क्वेश्चन है इस तरह के। देखो क्या कह रहा है वो कि पहली बात तो कि 5 लोग हैं ग्रुप के अंदर, थोड़ा टेबल बना जितना भी बना था कुछ तक तो बन गया होगा। देयर आर 5 पर्सन इन ग्रुप जिनके नाम है ये, चलो ठीक है। ग्रुप के अंदर एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है, ठीक है। 2 लोगों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अनमैरिड है, एक और किसी पर्सन के बारे में बात करेगी मैरिड है, एक ब्रदर की बात करी हुई है, एक यहाँ पे मेल की बात करी है मैन की, एक नॉट डॉक्टर की। तो देखो 3-4 वेरिएबल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। पहली बात तो आपका पर्सन एक वेरिएबल बन जाएगा, राइट। दूसरा देखो उनके जो प्रोफेशन है कि डॉक्टर है, लॉयर है, स्टूडेंट है, आर्टिस्ट है, ये सब एक बनेगा। उसके अलावा एक मैरिड की यहाँ पे बात चल रही है कि भैया मैरिड हो या नहीं हो, जैसे यहाँ पे अनमैरिड बात करिए ना, यहाँ मैरिड की बात करिए, ठीक है। तो एक मैरिड और अनमैरिड का बन जाएगा, ठीक है। 3 तो बनेंगे। उसके अलावा अगर आप जेंडर का बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना एक बात ये ब्रदर है, ये मैन है, अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, बट ये 3 तो सबको दिखनी चाहिए, बाकी बात है। ये 3 तो बनाए सबने, इसलिए 4 भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बट हाँ ठीक है ठीक है। अब एक बार वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम एक एक करके इनको फिल करने की कोशिश करेंगे। वही चीज करते हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी इस तरह से हमने बनाया। अब देखो जो जो हमारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, पहले उनको फिल करेंगे। चलो पहली स्टेटमेंट हमने इंप्लीमेंट कर दी कि 5 लोग हैं, परफेक्टली फाइन। ग्रुप में एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, आर्टिस्ट है, इसको लिखते हैं पी एंड एस आर अनमैरिड। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक बात करी कि पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, तो उसने क्या कहा पी एंड एस आर अनमैरिड, ठीक है। इसको यूज करता हूँ पी एंड एस आर अनमैरिड, बात ठीक है। और साथ में उसने स्टूडेंट भी बता दिया, कहने का मतलब उसने इनका प्रोफेशन भी बता दिया। प्रोफेशन क्या होगा इनका, ये भी स्टूडेंट है और एस भी स्टूडेंट है। तो क्या ये मैंने पूरी स्टेटमेंट अच्छे से यूज कर लिया? आंसर इज यस, इसको यूज कर चुका हूँ। आगे देखो क्या है, टी इज अ मैन, तो पहली बार इसने टी का जेंडर बता दिया, तो अगर आप चाहते हैं जेंडर वाली लाइन भी आप बना लो। टी क्या है, एक मेल है, ठीक है। मैरिड आगे लिखा ना मैरिड, तो टी क्या है आपका मैरिड, ठीक है। मैंने वो भी यूज कर लिया। मैरिड किसको है, वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। अब इन्हीं के आपस में किसी के साथ शादी हो रखी है उसकी। अब नोटिस करो पी और एस तो अनमैरिड है, तो शादी या तो टी किसके साथ हुई होगी, या क्यू के साथ हुई होगी, आर के साथ, हमें नहीं पता अभी, पर क्यू या आर में से किसी से शादी हुई होगी। बात मानते हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट जस्ट इसको मैंने काफी तक यूज कर लिया है, मतलब मैंने यहाँ पे लिख लिया। आगे कह रहा है क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी। अब क्यू एक क्या होगा आपका, क्यू होगा लड़का, ठीक है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, तो क्या करेंगे, क्यू के सामने मेल डाल सकता हूँ, क्यू के सामने मैं डाल दूंगा मेल इज द ब्रदर ऑफ पी एंड इज नीदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। समझो क्यू क्या है, ना ही वो डॉक्टर है ना ही वो आर्टिस्ट है, बट 3 प्रोफेशन तो हमें होने चाहिए ना, बाकी तो इधर नहीं डालना, इधर डालना था, ना ही डॉक्टर है ना ही वो आर्टिस्ट है। समझो जो क्यू है वो ना ही आपका डॉक्टर है ना ही आपका आर्टिस्ट है, बिल्कुल। ये 2 लोग स्टूडेंट्स हैं और उसने कहा है ग्रुप के अंदर एक डॉक्टर भी है, एक लॉयर भी है, एक आर्टिस्ट भी है, तो इन तीनों के अंदर लॉयर, डॉक्टर, आर्टिस्ट आने चाहिए, और क्यू डॉक्टर भी नहीं आर्टिस्ट भी नहीं है, तो बचा क्या, क्यू आएगा लॉयर। समझे इस बात को, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और क्या लिखा हुआ है, आर इज नॉट डॉक्टर, आर को कह रहा है डॉक्टर नहीं है। अब आर डॉक्टर भी नहीं है, आर लॉयर भी नहीं है, तो बचा क्या, आर को आर्टिस्ट होना ही पड़ेगा। और अगर ये सारे हो गए, आर्टिस्ट हो गया, लॉयर हो गया, स्टूडेंट हो गया, टी आप सॉरी टी आपका बचा जो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और क्या बचेगा, और कुछ डाल सकते हो, कुछ बचा है, ये हमने यूज कर लिया, ये भी हमने यूज कर लिया, क्यू और टी आपका, हाँ ठीक है। और कुछ बचा है, नहीं बचा। पर एक चीज आप नोटिस करो, मैंने क्या बोला, जो टी की शादी हो रखी है ना, वो या तो क्यू के साथ है या आर के साथ है। क्या लगता है किसके साथ होगा, आर के साथ होगा। यहाँ पर ना जनरली मान चलिए शादी मेल और फीमेल के बीच में हुई है, ठीक है ना, ये मान के चलना पड़ेगा हमें। तो क्यू तो है मेल और टी भी है मेल, तो टी की शादी क्यू के साथ नहीं हुई होगी, टी की शादी किसके साथ होगी, आर के साथ। तो भैया आर भी मैरिड है और किसको मैरिड है, आपके टी को, तो ये इसकी वैल्यू क्या हुई, फीमेल। समझे, ये पता नहीं एक लाइन क्यों बना दी मैंने एक्स्ट्रा, बट पॉइंट समझे। ये इन सब इतनी सारी चीजें टर्मिंग कर ली, एक ये नहीं हमें पता लगा कि क्यू शादीशुदा है या नहीं है, और दूसरी हमें ये पता नहीं लगा कि क्यू पी का जेंडर क्या है और एस का जेंडर क्या है। हाँ जी हाँ जी, आर टी की वाइफ बिल्कुल ठीक है। हाँ क्या समझ गए, ये टेबल बन गया। कोई कंफ्यूजन किसी को टेबल बनाने के अंदर, अरे ठीक है बस यार टेबल बनाने के अंदर कंफ्यूजन है, ठीक है। तो अगर इतना टेबल बन गया तो सिंपली हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, हु इज द डॉक्टर, डॉक्टर है हमारा टी, तो टी हम मार्क कर देंगे यहाँ पे, डॉक्टर हो गया हमारा, टी हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिस्ट कौन है आपका, आर्टिस्ट है आपका आर, ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा आपका आर आ जाएगा इसका आंसर। उसी तरह से स्पाउस ऑफ आर, आर की शादी किसके साथ हुई थी, अभी देखा ना टी के साथ हुई थी, हाँ जी हाँ टी के साथ, बिल्कुल, तो इसका आंसर आ जाएगा टी आ जाएगा, ठीक है। लॉयर कौन है, लॉयर था आपका क्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा। और भी है विद द पॉइंट इज डेफिनेटली अ मैन,
पी एस क्यू में से डेफिनेटली मैन कौन है? देखो पी का मुझे जेंडर पता नहीं है ना, एस का मुझे जेंडर नहीं पता, क्यू का पता है, क्यू का तो यही रखा था, कहां दे रखा था? हां क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, ये सामने सामने लिखा था, तो क्यू का जेंडर तो यही था, तो क्यू तो डेफिनेटली मेल ही होगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका क्यू। तो ऑप्शन में नहीं है ना, मैंने बताओ कर दो, बताओ देख रहे हो? हां जी, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तीन क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं, कोई कंफ्यूजन अभी भी हो, पैटर्न वही है, पहले आप वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिर देखोगे जो कंप्लीट स्टेटमेंट उसको आप डाल दोगे, एंड इन द एंड जो बाकी बची स्टेटमेंट्स हैं उनको डालने की कोशिश करोगे। जो उसके अलावा बच गया उसको हम कैन नॉट बी डिटरमाइन लिख देंगे। जैसे इस केस में हमने देखा ना कि हम जेंडर नहीं निकाल पा रहे थे पी और एस का, हमें नहीं पता कौन सा उसका जेंडर है। सिमिलरली आई थिंक जो क्यू था उसका भी हमने कि मैरिड है या अनमैरिड वो भी नहीं हम निकाल पा रहे थे, तो उनको हम कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है बिनी, ठीक है बस, थैंक यू, हां जी नमस्ते, हां जी ठीक है। कहां लिखा है क्यू के बारे में? तो मैरिड कहां लिखा है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आपस में मैरिड है, हमें नहीं पता लग रहा कहां लिखा है कि एक मेंबर मैरिड है। उसने कहा है कि जो टी की शादी किसी के साथ हो रखी है विद इन द ग्रुप, पर कहीं ये नहीं लिखा कि क्यू की शादी हो रखी है नहीं हो रखी। हो सकता है कि क्यू किसी बाहर वाले बंदे के साथ शादी हो, पता नहीं मुझे, हो सकता है कि शादी ना हो, क्यों ये भी नहीं पता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि शादी नहीं हो रखी है? कहीं लिखा है कि ये भी नहीं लिखा शादी हो रखी है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर। ठीक है, बस ये है कि अगर शादी हो रखी है तो किसी बंदे से शादी नहीं हुई, बाहर हो रखी है तो शादी या शादी नहीं हुई, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर। ठीक है, रिवीजन देखो प्रवीण, इसका रिवीजन क्या करना, यही रिवीजन है जो तीन स्टेप्स बार बार बोल चुका हूं, वही रिवीजन है इस चैप्टर की। ऑल क्लियर? हां जी, हां क्यू ब्रदर है तो मेल होगा, हां बिल्कुल सही बात है, तो वहीं से उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक कांसेप्ट तो मोस्टली यही थे। एक छोटी सी चीज ना समझना, मतलब ये ना काफी सारे यूपीएससी में पूछे गए और एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। मैं आपको थोड़ा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से एक मैं जगह लिखता हूं कि नीदर राम नॉर श्याम इज इंटरेस्टेड इन वॉलीबॉल। इसका मतलब क्या है आपके हिसाब से? हाँ, एक तो मतलब ऑब्वियसली ये है कि दोनों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो राम और श्याम है ये दो अलग अलग इंसान है, एक इंसान की बात नहीं हो रही यहाँ पे। समझे इस बात को कि राम इज डिफरेंट पर्सन, श्याम इज डिफरेंट पर्सन। ये चीज आपको समझना चाहिए कि नीदर ए नॉर बी का मतलब होता है कि ए और बी दो अलग अलग इंसान है। कल को लेक्चर में आपको बोल दूंगा कि जैसे अभी देखा था ना, लेक्चर में ऐसे बोल दूं नीदर ए नॉर अंकित इज इंटरेस्टेड इन वॉलीबॉल। इसका मतलब ये भी है कि ना ही ए इंटरेस्टेड है वॉलीबॉल के अंदर, ना ही अंकित इंटरेस्टेड है। इसका मतलब साथ में ये भी है कि ए और अंकित तो अलग अलग इंसानों के नाम है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ए का नाम ही अंकित हो। समझे? हम जैसे वेरिएबल हम डिस्कस करें ना उसके बाद ऐसे वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो नीदर ए नॉर अंकित का मतलब होगा कि ए अलग पर्सन है, अंकित एक अलग पर्सन है। इसी तरह से लेक्चर में लिख देता हूं कि ए एंड श्याम गो टू ईट आइसक्रीम। समझे? इसका मतलब ये है कि दोनों आइसक्रीम खाने गए और यहाँ पे एक अलग बंदा है, श्याम एक अलग बंदा है। ए का मतलब श्याम नहीं हो सकता, ए का मतलब हो सकता है जो भी आपके ऑल एंटिटीज हो। जैसे मैं तीन चार बंदों की बात कर रहा हूँ, एक राम की बात हुई है, श्याम की बात हुई है, एक वैभव की बात हुई है, और ऑन द अदर हैंड मान लो तीन पर्सन की बात हुई है एबीसी। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है अगर ये स्टेटमेंट आती है ए एंड श्याम गो टू ईट आइसक्रीम, तो ए का मतलब या तो राम होगा या फिर वैभव होगा, वो श्याम नहीं हो सकता। इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्लियर है? नहीं समझे? देखो इमेजिन करो कि तीन लोगों की बात हुई है, एक का नाम है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। अभी तक के क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे समझ आए ना? हाँ जी मैम, वो सारे समझ आए। चलो ठीक है, यहाँ पे समझो कि तीन लोगों की बात कर रहा हूँ, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है वैभव। ये तीन लोगों के नाम है। इसी तरह से बीच में ना उसने कुछ और इंट्रोड्यूस कर दिया कि लेट्स से उनके सरनेम की बात कर रहे हैं, लेट्स से उसके सरनेम की उसने बात करी है कुछ भी मतलब ए बी और सी, ये इन तीनों के सरनेम है। अब लेट्स से उसकी एक स्टेटमेंट आती है कि ए एंड श्याम दे गो टू ईट आइसक्रीम। क्या आप मुझे यहाँ से ए की वैल्यू बता सकते हो कि ए का किसका नाम होगा? किसका नाम होगा एक? हाँ जी, किसका होगा? ए का नाम ना या तो राम होगा या होगा वैभव। समझना, ए का नाम श्याम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए एंड श्याम लिखा हुआ है। समझो? तो ए की पॉसिबल चीजें क्या थी? राम श्याम और वैभव, पर क्योंकि इसने लिखा ए एंड श्याम गो टू आइसक्रीम, तो ध्यान में रखना इसका मतलब ये भी है कि उसने आपको हिंट दे दिया यहाँ पे कि ए का नाम श्याम नहीं है। यू गेट इट? अब समझ आया? जैसे मैंने बताया नीदर ए नॉर बी, तो ए का नाम बी नहीं हो सकता। नीदर ए नॉर राम का मतलब ए का नाम राम नहीं है, ये तो अलग अलग लोग हैं। ए एंड श्याम गो टू आइसक्रीम, तो ए का नाम ए अलग है और श्याम एक दूसरे पर्सन है। सॉल्व मिल जाएगा सीसीटी बुक, डोंट वरी। ठीक है, ये बाकी और चीजें भी कौन सी करंट मिलेगा, मिल जाएगा, डोंट वरी, सब मिल जाएगा। ठीक है, बस समझ गए राम और वैभव? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए यही था, यही बताना था मुझे आपको। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं सही। हाँ हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ये वाला ट्राई कीजिए। ठीक है, हाँ सरकार मैं समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है शिल्पा, थैंक यू। हाँ जी स्पर्श कुछ कारणों की वजह से नहीं था, आज नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आपका कल क्लास हुई है। प्रांजल आप स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आज का टॉपिक जो था ना वो अलग था बाकियों से, मतलब पजल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया। जो पहले वाले आप देख सकते हो, उनको वीडियोस पे देख सकते हो। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में छुट्टी रहती है, तो आप उस दिन को आप वॉच कर सकते हो इन लेक्चर्स को जब भी छूट गए। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करना, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो होगा। हाँ जी, पहले क्वेश्चन इतना समझ आया? ये पढ़ रहे हो अभी? ठीक है, पहले पढ़ लो सभी, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा, तो ये मत कहना कि पिछली स्लाइड दिखाओ। हाँ वीडियो अपडेट आपकी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ये स्लाइड समझ आ गई है, आगे चल सकते हैं। जुलाई की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आ चुकी होगी अभी तक तो मेरे हिसाब से नहीं है, ये जुलाई की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन वैसे तो 10 तारीख तक बन जाती है, बट डोंट वरी अगर नहीं मिली तो मिल जाएगी। मोस्टली आई थिंक बन चुकी होगी। ठीक है, बन चुकी है, वैसे मैंने देखा है बन चुकी है, आप लोगों को मिली नहीं है मुझे लगता है, बट बन चुकी है वैसे। चलें आगे चलें, समझ आ गया इतना? क्वेश्चन अभी तक क्या कह रहे हैं कि तीन दोस्त हैं एबीसी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ गारमेंट पहना हुआ है अलग कलर का, ठीक है, एंड साथ में गारमेंट का नाम दे रखा है जैकेट, स्वेटर एंड टाई, और कलर्स दे रखे हैं ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक, और उनके सरनेम दे रखे हैं। तो कितने वेरिएबल हुए? पहले वेरिएबल बताओ मुझे कि तीन है चार है? अब एक तो फ्रेंड्स का है, ठीक है, एबीसी, एक फ्रेंड्स का हो गया, एक आपका गारमेंट हो गया कि कौन सा गारमेंट है, जैकेट है, स्वेटर है, एक हो गया आपका कलर का हो गया, और चौथा आपका सरनेम है ना। एग्री करते हो? यहाँ तक ओके सारा कुछ? तो अब क्या करेंगे आप फिर?
अब ये स्टेटमेंट को पुट करो, डालो जहाँ तक डाल पा रहे हो, कितना कितना डिटरमिन कर पा रहे हो। ठीक है, 4 वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ज्योति अंकित तीन मतलब फ्रेंड वाला ऐड कर दो, 4 हो जाएंगे। मनु, ठीक है, सोनम ठाकुर, अदिति जैन, पृथ्वीराज चौहान, नीरज, ठीक है, सुप्रिया, अंशु, अनुष्का, दुर्गेश, सृष्टि, शिल्पी, राधिका, प्रगति, कंचन, वाणी, उदय, प्रिया और लोग बाकी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हमेशा 4 होंगे। ठीक है ना, उसमें फ्रेंड्स को ऐड अगर आप नहीं माना तो वो फ्रेंड वाला हो गया तो 4 हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है ठीक है, आ जाएगी। मैगजीन नहीं आई है तो आ जाएगी। अगर बस आ चुकी है, हाँ सही कह रहे हो, टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है। हाँ सही कह रहे हो। सौरभ ऐसे YouTube पे बहुत वीडियोस नहीं है मैंने कि सिलेबस का एनालिसिस कर दो। आप गूगल YouTube पे सर्च करना, बहुत सारी वीडियोस है मेरी। ये बना लिया, बनाओ यार, इतनी जल्दी बनेगा जिस हिसाब से आप कह रहे हो। आगे करो, आगे तो क्वेश्चन होंगे फिर, किसी का सरनेम क्या है, एक का सरनेम क्या है, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू प्रभा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसको प्लीज टेबल बनाओ, थोड़ा सा मुश्किल है इसको बनाना। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है इसको टेबल बनाना, बट आई थिंक बन जाएगा। हाँ विश मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी, अगर इसको नहीं मिली है वो मिल जाएंगे, बाकी विश पालिया और। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपने टेबल बना लिया तो क्वेश्चन तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना। क्वेश्चन तो यही है कि सी का सरनेम क्या है या ए का सरनेम क्या है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ओके सारा आया, टेबल फुल हो गया, नहीं हुआ, थोड़ा सा नहीं, कुछ मिस कर रहे हो फिर, थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, मैं करा रहा हूँ, रुक जाओ, बाकी लोगों को करने दो, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो ये बता दो कि सी का सरनेम क्या है। ये क्वेश्चन है, जो भी सरनेम है उनका, रिवेरियो कुमार सिंह जो भी है, उसमें से आप बता दो। आपका क्या है, कर लो, हाँ कर लो, कोई नहीं है। देखो गड़बड़ कर रहे हो, जो भी इधर सारे आंसर्स गड़बड़ आ रहे हैं आप लोगों के। नहीं नहीं भैया, आपका भी गलत है। इनमें टेबल बन जाएगा तो गड़बड़ के चांसेस होने नहीं चाहिए, मतलब आई डोंट नो टेबल में गड़बड़ बनाई है। हाँ जी मैम, सारी हो गई टाइम आपसे, वेरी गुड। ठीक है, मनु गलत कह रहे हो, बाकी लोग तो कह रहे हैं निशु, ठीक है, अदिति, शिखा, अदिति, प्रिंसी, पृथ्वीराज, आप सबका ठीक है। राशि और आदर्श आप गलत कह रहे हो। ठीक है, आप आंसर बताओ क्या आंसर है सी का। नहीं गलत कह रहे हो, विनय का ठीक है। हुआ मैम, हो गया, बन गया, क्या आंसर सी का सरनेम। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो ये करते हैं फिर। ठीक है, पहली बात हमने वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिए थे, वेरिएबल्स हमने देख लिया था कैसे एबीसीडी बनेंगे, है ना। और उनके क्या थे, उन्होंने गारमेंट क्या पहना है ये था एक तो, और दूसरा था गारमेंट का कलर क्या है, और तीसरा था उनका जो सरनेम क्या है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो, वो कह रहे हैं नीदर बी नॉर रिवेरियो वोर अ व्हाइट स्वेटर। ये ना अपने आप में बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है, यहीं पे आंसर हुआ एक्चुअली, इसके आएंगे बाद में। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सी वोर अ टाई, सी ने टाई वियर की, तो मैं सी के सामने लिख देता हूं ना टाई। तो 3 लोग हैं, टी तो नहीं है ना, सॉरी 3 लोग हैं यहाँ पे, टी नहीं है। ठीक है, तो सी ने टाई वियर किया, ये बात हमने पूरी की पूरी यूज कर ली, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमने कंप्लीट यूज कर ली। बाकी जैकेट नहीं पहनता, सिंह का गारमेंट व्हाइट नहीं है, बड़ी कंफ्यूजन है ये तो, है ना, कुछ नहीं पाया आगे। तो यहाँ पे देखो, पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा है नीदर बी और रिवेरियो। क्या इतना एग्री करते हो इस बात से कि नीदर बी नॉर रिवेरियो का मतलब क्या होगा, क्या मतलब इसका, बी और रिवेरियो अलग अलग लोग हैं। पहली बात इतना समझे कि बी के सामने रिवेरियो नहीं, आसिंग और रिवेरियो, इसके सामने कुमार सिंह और रिवेरियो, तीन ऑप्शन है। यहाँ कलर के ऑप्शन भी लिख लेते हैं, गारमेंट के ऑप्शन है आपका व्हाइट, व्हाइट नहीं सॉरी क्या है, जैकेट, हाँ जैकेट। इसके सामने ऑप्शन है जैकेट, स्वेटर और टाई, सारे लिख देता हूं मुझे। इसके सामने जैकेट, स्वेटर और टाई, और कलर के सामने क्या है, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक को मैं बीके लिख देता हूं और ब्लू को बीयू लिख देता हूं। ठीक है ना, व्हाइट बीके और बीयू, इसी तरह से व्हाइट बीके या बीयू, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन लिख दिया मैंने, कुछ किया नहीं है तक तो। अब देखो नोटिस करो, पहली बात तो उसने क्या बोल दिया यहाँ पे कि बी और रिवेरियो, नीदर बी नॉर रिवेरियो, तो बी के सामने रिवेरियो नहीं हो सकता, बी और रिवेरियो अलग अलग लोग हैं, तो बी का सरनेम रिवेरियो नहीं हो सकता। तभी करते हो तो क्या मैं बी के सामने से रिवेरियो हटा दूं, ये हटा दिया। ठीक है, चलो ये बात ठीक है। और साथ में कह रहा है इन्होंने व्हाइट स्वेटर नहीं पहना, तो क्या उसने मुझे एक चीज बता दी कि स्वेट रंग है ना व्हाइट है, समझे इस बात को। उसने ना आपको बता दिया कि स्वेटर और व्हाइट इकट्ठे आएंगे जहां पर भी आएंगे, तो स्वेटर के आगे तो टाई के सामने व्हाइट नहीं आ सकता, तो यहां से व्हाइट हटा दूं, हटा दिया मैंने, चलो ठीक है। और क्या कह रहा है इसके अलावा, और कहीं और कुछ यूज कर पाओगे। हाँ बोलो, रिवेरियो है, रिवेरियो क्या कौन सा कह रहे हो, कैसे, अगर एक सेकंड टाई यहां से भी काटो, ये भी टाई कट गया यहां से। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। हाँ ठीक है, रिवेरियो कहां लिखा है, रिवेरियो ब्लैक नहीं, हाँ रिवेरियो व्हाइट भी नहीं पहनता, रिवेरियो यहां पे ब्लैक भी नहीं पहनता, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं रिवेरियो के सामने कलर कौन सा आएगा, ब्लू आएगा। हाँ जी हाँ जी, नहीं हाँ बिल्कुल आ गया, बल्कि हाँ सही कह रहे हो। देखो व्हाइट और स्वेटर इकट्ठे आएंगे, ठीक है ना, वो कह रहे हैं व्हाइट और स्वेटर इकट्ठे आएंगे, और बी के सामने हम व्हाइट नहीं डाल सकते, वही है ना, बी ने व्हाइट स्वेटर नहीं पहना तो बी के सामने से व्हाइट हटा दिया, बी के सामने से स्वेटर हटा दिया, बी ने व्हाइट स्वेटर नहीं पहना तो बी के सामने से व्हाइट हट गया, बी के सामने से स्वेटर हट गया, तो बी के सामने क्या आ गया, सिर्फ जैकेट। यहाँ टाई है, यहाँ जैकेट है, जैकेट यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ स्वेटर आ गया, यहाँ स्वेटर के सामने क्या आएगा, व्हाइट आएगा, तो स्वेटर व्हाइट हो गया। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, ये हमें पता नहीं लग पा रहा अभी, है ना। हाँ सी का सरनेम रिवेरियो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिवेरियो को ब्लैक पहनना पसंद नहीं है, और रिवेरियो ने व्हाइट नहीं पहना तो रिवेरियो यहाँ पर नहीं हो सकता, तो रिवेरियो बना सिर्फ यहाँ पे, ये कट गया, ये कट गया, तो रिवेरियो सामने ये आ गया, रिवेरियो को ब्लैक पसंद नहीं है तो ब्लैक कट गया, रिवेरियो सामने ब्लू आ गया, तो ब्लू यहाँ पर है, व्हाइट यहाँ पर है, यहाँ पर ब्लैक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है, सिंह का गारमेंट व्हाइट नहीं था, तो व्हाइट के सामने सिंह नहीं आएगा, तो सिंह आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुमार नहीं आएगा। समझे, कंफ्यूज हो गए हो। नहीं नहीं इतने काट दिए हैं लोग, कंफ्यूज हो गए ऑनलाइन, मुझे पता है। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं यार, ये मुझे पता है किसी ने लिखेगा, कोई बहुत जल्दी करा दिया आपने। एक थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक थे हम लोग, ठीक है ना, दोबारा सुन लो, अब वापस समझा रहा हूँ, हाँ मुझे पता है वापस समझाने जाएंगे, वापस समझा रहा हूँ। अब सुनो, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो अग्री करते सारे, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना हमने बना लिया था। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, जैसे हमने क्या कहा, नीदर बी नॉर रिवेरियो, तो इससे ये बात समझ आया कि बी और रिवेरियो अलग अलग इंसान है, तो बी के सामने रिवेरियो नहीं हो सकता, तो क्या यहाँ से रिवेरियो उठा सकता हूँ,
हटा दिया मैंने। उसने साथ में लिखा है कि व्हाइट स्वेटर इकट्ठे आएंगे, तो जहां पे व्हाइट आएगा वहीं पे साथ में स्वेटर आएगा, ये बात हमें समझ आ गई। और उसने कहा है बी क्या है, व्हाइट स्वेटर नहीं है, तो बी के आगे से मैं व्हाइट हटा दूं, स्वेटर हटा दूं, हटा दिया। और टाई तो यहाँ पे रखी है, तो टाई यहाँ पे रखी है, तो टाई यहाँ नहीं आ सकती, टाई यहाँ पर भी नहीं आ सकती। अभी करते हो, अभी कंफ्यूजन तो पूछ लो, फिर वापस से बैक नहीं दूंगा मैं, समझ गए इसको। तो टाई यहाँ पे है, तो टाई बाकी जगह नहीं हो सकती। यहाँ आपका क्या है, स्वेटर नहीं है या जैकेट है, तो जैकेट यहाँ नहीं हो सकती, तो स्वेटर आपका यहीं पर आएगा। और स्वेटर के साथ क्या आएगा, व्हाइट, तो व्हाइट यहाँ पे आएगा, व्हाइट यहाँ पर है, तो बाकी दोनों इसके लिए पॉसिबल कलर्स नहीं होंगे। और व्हाइट यहाँ पे आ गया तो व्हाइट यहाँ पर भी नहीं होगा, है ना, बात मानते हो। और क्या लिखा है, उसने लिखा है और क्या रिबेरियो आपका ब्लैक कलर नहीं पहनता, तो रिबेरियो आपका ब्लैक नहीं पहनता, तो रिबेरियो के सामने रिबेरियो ब्लैक नहीं पहनता, तो रिबेरियो को व्हाइट पहनना पड़ेगा, है ना। रिबेरियो यहीं पे आएगा। अच्छा एक सेकंड, रिबेरियो सिंह का व्हाइट नहीं है, तो सिंह ये कट गया, यहाँ से सिंह कट गया, तो सिंह के लिए ये सारे ऑप्शन है। और कुमार आपका जैकेट नहीं पहनता, ठीक है, तो ये भी आपका कुमार नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सिंह के लिए ऑप्शन क्या बना, एक मिनट, रिबेरियो डज नॉट लाइक टू वियर ब्लैक कलर, तो रिबेरियो यहीं पे आएगा, ठीक है ना। रिबेरियो के सामने रिबेरियो के ऑप्शन नहीं बचा कुछ, ठीक है ना। तो रिबेरियो आ जाएगा यहाँ पे, ये है ना, रिबेरियो आ जाएगा यहाँ पे, तो रिबेरियो यहाँ पे आएगा, तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कुमार और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंह, एंड पॉइंट ये बन गया। यहाँ पे क्या आएगा, रिबेरियो ब्लैक नहीं पहनता, तो रिबेरियो ब्लू पहनेगा और ये आ जाएगा ब्लैक, फिर वही चीज। रजनी क्या डाउट है? अरे एक काम करो, मैं आपको क्लास खत्म होगी तो दोबारा समझाऊंगा ये वाला क्वेश्चन, डोंट वरी। जिनको ये समझ नहीं आया, मैंने आपको सिंपली इतना बताया है कि इन सभी को लिखो और एक एक स्टेटमेंट को आप उठाते रहो, एक एक स्टेटमेंट को जैसे हटाओगे, ठीक है ना, तो उसको आप क्रॉस करते रहो, जैसे आप क्रॉस करोगे अकॉर्डिंगली आपका आंसर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, आदित्य मैंने क्लास की स्टार्टिंग में यही से स्टार्ट करा था कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसको सबसे आप आखिरी में सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। जिनका नहीं हुआ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, डोंट वरी, जब 3 बज जाएंगे 3 5 10 पे, तब मैं आपको ये दोबारा से करा दूंगा, ठीक है ना। जिनका नहीं समझ आया मैं दोबारा करा दूंगा, चिंता मत करो, ज्यादातर लोगों को हो गया क्लियर, जिनको नहीं हुआ मैं करा दूंगा, समझ गए इस बात को। तो सिंपली इस तरह से ना आप जैसे बता रहे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो बना दो, जो स्टेटमेंट लिखी उनको क्रॉस करते जाओ, अकॉर्डिंग क्रॉस करते जाओगे आपका आंसर मिलेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को, समझिए सारे क्वेश्चन आगे समझ आए हैं, थोड़े मुश्किल है समझ रहा हूं, पर जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना उतने हिसाब से आप इसको करते रहोगे साथ साथ में, ठीक है ठीक है। ठीक है, इनकी वैरायटी बहुत सारी होती है, पजल्स के अंदर किसी भी तरह की आ जाती है, मैथ बॉक्स के क्वेश्चन भी आते हैं कभी-कभी, ठीक है ना, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। पर जनरली जैसे मैंने देखा ना कि जो आपका कौन क्या पढ़ रहा है, कौन किस कॉलेज में पढ़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रिबेरियो ब्लू ही तो पहनता है, वही तो है, रिबेरियो ब्लू ही तो पहनेगा। यहाँ देखो, रिबेरियो ब्लैक नहीं पहनता, रिबेरियो व्हाइट नहीं पहनता, तो क्या पहनेगा वो, ब्लू ही पहनेगा। जैकेट क्यों आया, जैकेट क्यों नहीं पहनता, जैकेट नहीं पहनता, रिबेरियो के सामने टाई ऑलरेडी आ चुका है, रिबेरियो के सामने टाई ऑलरेडी आ चुका है, आपके सामने तो पढ़ते सारे कुछ। दोबारा कर लूंगा, टेंशन मत लो, 3 10 पे दोबारा कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना है बस पजल का, इसको भी ट्राई करो। देखो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारी है पजल्स के अंदर, पर इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। हाँ ये टफ था, मुझे पता है ये टफ था, ठीक है देवयानी वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है अभिषेक वेरी गुड, ठीक है, दोबारा करा दूंगा, डोंट वरी, जिनको ये वाला समझ नहीं आया मैं दोबारा करा दूंगा, बस 5 10 मिनट को, मतलब 3 10 15 15 मिनट दोबारा करा दूंगा। हाँ करा रहा हूँ, विनोद पे भी करा रहा हूँ, वो भी 3 बजे के बाद करा देंगे, बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी आगे क्या कमेंट है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ज्यादा लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ इशू है इसमें समझ नहीं आया कैसे कट किया, तो मैं बता दूंगा कैसे कट किया उसको, थोड़ा टाइम लगता है बिल्कुल इसमें। ठीक है, इसके अंदर पजल के अंदर बहुत कांसेप्ट नहीं है, कोई कांसेप्ट आप ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, बस यही है इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है उसको आप हाईलाइट करते हो, यार ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज कर चुका हूं, ये वाली बची हुई है, फिर उसको आपने इंप्लीमेंट करना है बस। अब जो क्वेश्चंस आगे मैंने दिए हैं पहले उनको एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है, आपस में बात मत करो, ये नूरजहान और बाकी लोग, ठीक है, आपस में बात मत करो, इंग्लिश में ही हूं, ठीक है ना। रागिनी सिंह जी मैंने सारे स्लाइड्स आपको दे रखे हैं पहले हिंदी में, वही सर मैं वही कह रहा हूं कि अननेसेसरी कमेंट्स मत करो बीच में, तो समझते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे स्टेशन की बात हुई है थोड़ी, और उसने कुछ हमें बताया है कि यहाँ पे 2 वे पैसेज होते हैं, 1 वे पैसेज होते हैं। 2 वे का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से वहाँ जा भी सकते हो, वहाँ से यहाँ आ भी सकते हो। जैसे मान लो कि दिल्ली से चंडीगढ़ की सड़क है, तो चंडीगढ़ से अगर आप दिल्ली भी जा सकते हो रोड के थ्रू, उस रोड से आप दिल्ली से चंडीगढ़ भी आ सकते हो, दिस 2 वे, दोनों साइड आ जा सकते हो। कुछ आपके होते हैं कि 1 वे पैसेज होते हैं कि एक ही साइड आप जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते, देखा होगा ना आपने, ये दिल्ली के अंदर अलग जगह होता है कि यहाँ पे आप जा सकते हो, वापस आने का नो एंट्री होती है यहाँ पे, तो उनको बोलते हैं 1 वे पैसेज। ये होता है आपका 2 वे, आप भी सकते हो दिल्ली से चंडीगढ़ भी जा सकते हो, चंडीगढ़ से दिल्ली भी जा सकते हो, 1 वे के अंदर बस एक ही साइड जा पाओगे, वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे, समझे। 1 वे 2 वे समझ आया, चलो ठीक है। अगर 1 वे 2 वे समझ आ गया ना फिर मुश्किल नहीं आगे क्वेश्चन करना, यहाँ से समझना कह रहा है 8 रेलवे स्टेशन है, वो 2 वे पैसेज या 1 वे पैसेज के साथ ज्वाइन है। अब वो क्या कह रहे हैं कि 1 वे पैसेज है हमारा सी से, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि सी से ए हमारा 1 वे पैसेज है, कि सी से आप ए तो जा सकते हो, एरो का मतलब सी से आप ए तो जा सकते हो, पर ए से सी नहीं जा सकते। अगर मैं ऐसे बनाता तो इसका मतलब था कि ए से सी भी जा सकते हो, ये होगा 2 वे पैसेज। पर अभी क्या दिया उसने, सी से आप ए जा सकते हो, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आगे चलो, वो कह रहा है ई से जी भी क्या है आपका 1 वे, तो लेट्स से मैं ई से जी ऐसे बना देता हूं, ये भी वही चीज है, ई से जी हो गया हमारा 1 वे। उसके आगे क्या कह रहा है, डी से एफ हमारा क्या है 1 वे, तो बी से एफ भी मैंने बना दिया, क्या बना दिया 1 वे पैसेज, समझ रहे हो। आगे क्या है, डी से एच, अब डी से एच अभी तक नहीं यूज हुआ, मान लो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि डी से एच भी एक 1 वे पैसेज है, ठीक है। आगे कह रहा है जी से सी, अब देखो ये रहा जी और ये रहा सी, जी से सी की तरफ 1 वे है, तो क्या ये ऐसे नहीं बनेगा, बताओ आप लोग, ऐसे बनेगा कि जी से आपका सी के बीच में क्या है 1 वे पैसेज, तो आप जी से सी जा सकते हो। कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे कैसे बनाया जी से सी, समझ गए सर आप, समझो जी से सी बन गया, ई टू सी वो कह रहा है 1 वे पैसेज है, ये आपका ई, ये आपका सी, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना दूंगा, ई से सी आपका 1 वे पैसेज, क्लियर है। आगे कह रहा है एच टू जी, अब ये रहा आपका एच और ये रहा आपका जी, तो ये बनेगा कुछ ऐसे 1 वे पैसेज, अग्री करते हो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। हाँ जी हाँ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, 1 वे पैसेज बन गए, यहाँ तक समझ गए 1 वे पैसेज का, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे 2 वे, 2 वे मतलब आ भी सकते हो जा भी सकते हो, तो उनको कैसे करेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, 2 वे पैसेज किसके बीच में है, ए और ई के बीच में, अब ये आपका ए, ये आपका ई, तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा और ऐसे 2 वे बना दूंगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर। आगे चलो जी और बी, जी और बी कहाँ है, ये आपका जी और ये आपका बी, तो ऐसे बना देता हूं मैं इसको 2 वे पैसेज, आ भी सकते हो बी से जी, जी से बी भी जा सकते हो, दोनों तरफ से जा सकते हो। लास्ट भी क्या है, लास्ट भी आपका, लास्ट भी एफ और डी के बीच में भी आपका 2 वे है, ये एफ ये आपका डी, इसके बीच में मैंने बना दिया 2 वे पैसेज। एंड लास्ट भी क्या बचा, ई और डी, ई कहाँ पे आपका, ई आपका ये और डी आपका ये, तो मैं ऐसे इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ तक बना लिया सबने, यहाँ तक बनाने में कोई कंफ्यूजन बता दो अभी। हाँ जी समझिए यहाँ तक कैसे बनाया 1 वे 2 वे का मतलब क्या है, क्लियर। अब चलते हैं थोड़े क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले कह रहा है वो सी से एच पे जाना है, व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम सी टू एच, इनमें से कौन से स्टेशन को हमें पास करना ही करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना, कह रहा है सी से एच जाना है, सी से एच जाना है तो कौन से हमें पास करना ही करना पड़ेगा। देखो ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा एच,
टी से एच जाना है तो कौन से को पास करना पड़ेगा? देखो सी से आप स्टार्ट कर रहे हो, सी से आप स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ से कहाँ जा सकते हो? सिर्फ एक जगह आपको ए जाना ही पड़ेगा क्योंकि सी से और कोई रास्ता ही नहीं है। सी की तरफ जरूर आ रहे हैं बहुत सारे रास्ते, पर सी से जाने का रास्ता सिर्फ एक है, वो आप ए पे जाओगे पहले, सी से ए पे जाओगे, फिर आपके पास ए से भी एक ही रास्ता है, ई पे जाना ही पड़ेगा आपको, फिर ई से कहीं ना कहीं जाते आप बी पे आते हो, फिर एच पे आओगे, ये एक रास्ता होगा। ठीक है, तो सी से आपको पहले ए पे जाना ही पड़ेगा और ए से भी आपको ई पे पक्का जाना पड़ेगा क्योंकि ए से ऑप्शन है ही नहीं, ए से आप एक ही रास्ता जा सकते हो, दैट इज ई, तो ये तो पक्का जाना ही जाना पड़ेगा। ई के बाद बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि वो डी के थ्रू जाए या जी के थ्रू जाए, दोस कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस, पर ये दोनों तो पक्का उसको ट्रैवल करने पड़ेंगे, these are 100% उसको ट्रैवल करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली इसका क्या कह रहा है, जी ई बी एफ उसने ऑप्शन दिया, तो क्या ऑप्शन आंसर होगा आपका ई उसको जाना ही पड़ेगा। सी से स्टार्ट किया तो पहले सिर्फ ए पे जा सकता है और ए पे चला गया तो उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है ई पे जाने का, तो ई उसको ट्रैवल करना ही करना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। गेट द पॉइंट? सी से स्टार्टिंग होती है ना तो और भी ऑप्शन नहीं है उसके पास, ही हैज टू गो टू ए और ए के बाद उसको ई पे जाना ही पड़ेगा, तो ई नेसेसरीली उसके आंसर में आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ? हाँ, ए भी होगा, बिल्कुल ए भी होगा, पर ऑप्शन में ए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में ए नहीं था, अगर ए होगा तो ए भी आता आंसर में। समझिए इस बात को, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पे समझना, वो कह रहा है कि एफ से हमें ए जाना है और किसी भी स्टेशन को एक बार से ज्यादा हमें ट्रैवल नहीं करना। समझे, उसी स्टेशन पे वापस नहीं आना, एक बार एक स्टेशन पे जा सकते हो, मतलब दो बार सेम स्टेशन पे नहीं आओगे। कहाँ से जाना है? एफ से ए, ऐसे कितने पाथ पॉसिबल है? कहाँ से कहाँ जाना है? एफ से ए जाना है, ठीक है ना, एफ से हमें जाना है, ये डबल था शायद, एफ टू ए जाना है हमें, ये जी टू एच क्या था, सिंगल था ये, सॉरी हाँ, एफ से हमें ए जाना है, एफ से ये आपका एफ और ये आपका ए, एफ से ए पहुंचना है, कितने टोटल पॉसिबल तरीके हो सकते हैं? ध्यान से बनाने की कोशिश करो, ऐसे देखने से नहीं होगा, 6 ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ 6 ऑप्शन ही नहीं है। अरे हैंग आप क्या कमेंट कर रहे हैं, मैं वही कर रहा हूं, क्लास पे फोकस करो, आप कमेंट पे मत देखो। अब हां आ रहा हूं यहाँ पे क्या है, अरे रुको, एफ से ए जाना है, कितने पॉसिबल सिनेरियोस हैं, एक बार अपने पेपर पे लिखो, ऐसे सोच के लिखोगे तो नहीं बनेगा आंसर, सही बता रहा हूं। कितना है आपका? हां गड़बड़ कर रहे हो, मैंने वही बोला ऐसे नहीं होगा, सबका गड़बड़ आंसर है, 5 नहीं है भैया, 5 ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। जैसे आप कर रहे हो ना, ऐसे कभी भी आंसर निकालोगे हमेशा गलत आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जैसे आप करोगे एक यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ऐसे करके निकालोगे पक्का आंसर गलत आएगा। ध्यान रखना कहाँ से कहाँ जाना है, एफ टू ए जाना है। नहीं नितिका कनिष्क ज्योति दोबारा एक बार सोचो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो सब लोग, जो 3 2 कह रहे हैं सब गड़बड़ कर रहे हैं। इंक्लूड की बात नहीं है, वो कह रहे नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके हैं वहां तक पहुंचने के, उसने ये नहीं बताया कितने नंबर ऑफ स्टेशन आएंगे। एफ से ए पे जाना है, कितने तरीके पॉसिबल है जाने के। चलो ठीक है, सबका अभी गड़बड़ कर रहे हो, चलो ठीक है आप देखना, मान लो क्या हम एफ से शुरू होते हैं, नहीं टू भी गलत है, सुनो एफ से हम शुरू होते हैं, हाँ ठीक है पूरा आपका सही है, एफ से स्टार्ट किया हमने, एफ से कहां जा सकता हूं, बी की तरफ तो नहीं जा पाऊंगा, वो तो वन वे है, तो एफ से मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे डी पर ही जाना पड़ेगा, ये बात ठीक है। अब डी पर एक बार आ गया ना, अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे 2 ऑप्शन है, या तो मैं चला जाऊं इस रास्ते एच की तरफ चला जाऊं, पहला रास्ता, अरे बस आप डिस्कस करो यार सर, इधर देख लो, फिर बाद में कोई रिपीट करो। डी से हम जा सकते हैं, एच पे जा सकते हैं, या फिर हम डी से जा सकते हैं, ई की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल एक 2 वे है, तो डी से एक रास्ता हो सकता है, आप ई की तरफ जाओ, पहले ये देख लेते हैं चलो, आप डी से एच की तरफ चले गए, फिर एच से आप जाओगे जी की तरफ जाओगे, एक ही ऑप्शन है। अब जी से भी बहुत सारे ऑप्शन है, या तो आप जी से सी चले जाओ डायरेक्टली, तो ठीक है, एक हो गया जी से सी चले गए डायरेक्टली, एक हो गया जाना ए पे जाना था, हां तो जी से सी गए और सी से आप ए चले गए, तो ये पहुंच गए, एक रास्ता ये है आपका एफ डी एच डी सी है। अब यहां तक थे जी पे थे, अब जी से टी की तरफ जा सकते हो, सी से ये तो एक ऑप्शन है, जी से अपना बहुत सारे ऑप्शन है, या तो आप जी से चले जाओ बी की तरफ, जा सकते हो बी की तरफ, नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जी से बी की तरफ जाओगे बी से एफ आ जाएगा, वापस नहीं पहुंच गए, समझ रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है ना, तो जी वाला तो यही है। ऑन द अदर हैंड अगर आप डी से कहां गए थे, हम ई की तरफ गए थे, ई से निकालने के कौन से तरीके हो सकते हैं, डी से आप ई की तरफ आ गए, ई से आप सी जाओ, ई से आप सी जाओ, हां आ रहा हूं, और भी तरीका है, ये भी तरीका है, ई से आप सी चले जाओ, सी से आप ए चले जाओ, या फिर ई से आप डायरेक्टली ए पे चले जाओ, ये भी तरीका है, आप ई तक पहुंच गए, ई से डायरेक्टली एक तरफ चले गए, ये तरीका हो गया, या फिर ई से आप सी की तरफ गए, वो एक तरीका हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से आप ई से जी की तरफ जाओ, फिर सी की तरफ, फिर एक तरफ, समझे इस बात को, टोटल 4 तरीके हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, समझ पाए? दोबारा बताऊं? हाँ बिल्कुल अर्षित आपने सही बताया, ठीक है, तो 4 कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखो समझना, मेरे 4 तरीके यहाँ पे आपको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है ना। हाँ ठीक है, पहला सुनो इधर देखो, पहला तरीका कहाँ से जाना है, एफ से ए जाना है, तो एफ से शुरू हुए, एफ से आप गए कहाँ पे, डी की तरफ गए, ठीक है, फिर डी से आप जा सकते हो एच की तरफ, है ना, एच से आप जा सकते हो कहाँ पे, जी की तरफ गए, जी से आप गए सी की तरफ, सी से गए आप ए की तरफ, एग्री करते हो, ये पहला तरीका है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा तरीका हो गया आपका, ये वाला एफ डी एच जी सी, ये वाला तरीका हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, पीछे आते हैं, अब दूसरा तरीका देखो, अब ये एच वाला तो निकाल लिया, अब एफ से क्या कर सकते हैं, एफ से आप जाओ, एफ से पहले डी की तरफ जाना पड़ेगा, अब एच वाला तो हम देख चुके हैं, डी से आप जा सकते हो ई की तरफ, ये आ गया हम ई की तरफ, अब ई से एक तरीका क्या बनेगा कि ई से आप डायरेक्टली एक तरफ चले जाओ, पहुंच गए, ये दूसरा तरीका हो गया, ये बनाया हमने ये वाला एफ डी ये वाला, दूसरा तरीका भी क्लियर है। तीसरे पे आ जाओ, अब यहाँ पे चल रहे थे एफ डी, हम ई तक आ गए थे, पिछले में क्या किया था, हम डायरेक्टली एक तरफ चले गए थे, ऐसा भी तो कर सकते हो, ऐसे ई से सी गए, सी से आ गए, समझ रहे हो, ये हो गया हमारा ये वाला तरीका, तीसरा वाला। फिर उसके अलावा एक तरीका और है, कौन सा तरीका, एफ से आप डी की तरफ गए, डी से आप ई की तरफ गए, ई से आप जी की तरफ जा सकते हो, जी से सी गए, सी से ए आ गए, वो आखिरी तरीका आपका। तो कितने तरीके हुए, 4 हुए ना। अब विष्णु क्या डाउट है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने बोला आपको चारों तरीके इस तरह से बता दिया। हाँ बिल्कुल, स्टेशन रिपीट नहीं करना, कहाँ पे स्टेशन रिपीट हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ, आप देखो ना एफ डी ई डी सी ए, कौन सा स्टेशन रिपीट हुआ यहाँ पे, एफ डी ई सी में कौन सा स्टेशन रिपीट हुआ, एफ डी ई में कौन सा स्टेशन रिपीट हुआ, कोई भी नहीं। ईशा ने क्लास की स्टार्टिंग में बोला इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है, आप क्लास की ना स्टार्टिंग में आया करो, ठीक है। स्टेशन लिमिट का कुछ नहीं है, कहाँ लिखा है स्टेशन लिमिट, उसने ये बोला है कि आपको कोई स्टेशन रिपीट नहीं करना, स्टेशन किसी भी में रिपीट नहीं हुआ, एफ डी एच जी सी में कोई स्टेशन रिपीट नहीं है, एफ डी ई सी में कोई स्टेशन रिपीट नहीं है, एफ डी ई में कोई नहीं है, और ये इस वाले में कोई स्टेशन रिपीट नहीं है। हाँ कोई कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन, वो आंसर आया समझ गए, ये 4 यहाँ पे पास में देखने को मिलते हैं। अरे पैटर्न नहीं है यार, मतलब सिंपली आप यहाँ से आपने स्टार्ट करो ना, आप देखो एफ से कहाँ जा सकते हो, ओनली ऑप्शन इज डी, डी पे पहुंच गए, फिर डी से आप एक्सप्लोर करो, डी से एक ऑप्शन हो सकता है एच, जिसको मैंने इधर एक्सप्लोर कर दिया, डी से दूसरा ऑप्शन हो सकता है इस वाली साइड आओ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने आगे पॉसिबिलिटीज निकालता गया, एंड उसके हिसाब से आंसर आ गया। आप पता है मुझे, सोनाली मुझे पता है, आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने मुझे पता है, उसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। विष्णु को बात मैंने वही बताया, स्टार्टिंग में मैंने टाइम बताया, टाइम लगता है इन क्वेश्चंस के अंदर, इट विल टेक टाइम, तो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग यहाँ पे। क्लियर हुआ ये चारों पास कौन से हैं, एनी कंफ्यूजन किसी को, मुश्किल लगेगा आज की क्लास ले बताओ, मुझे लग रहा है आप लोग मतलब आंसर ज्यादा कर नहीं पा रहे हो। हाँ हाँ जी, आज ही मजा आ रहा है, समझ आ रहा है मैम इधर सबको, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इसका निकाल लिया था, अब इसका एक और क्वेश्चन है, अब इसको देखना, इसको ध्यान से करना, ये गड़बड़ मत करना, ये तीसरा क्वेश्चन है इसका, आप और भी बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी
ठीक है, 4 आंसर बिल्कुल ठीक है, बाकी वो भी हेमंत निकिता, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है हर्षित। ये बात बताओ, इफ द रूट बिटवीन जी एंड सी इज क्लोज्ड, तो अगर उसको एच से सी जाना है तो कौन सा ट्रैवल करना जरूरी नहीं है? एक सेकंड, मतलब इसको कॉपी होनी पड़ा मेरे से। चलो ठीक है, ये वाला क्या लिखा था उसने, जी टू सी वाला रूट खत्म हो गया, जी टू सी वाला रूट क्लोज हो चुका है, तो एच से सी जाने के लिए कौन सा रूट नहीं चाहिए होगा? तो जी टू सी उसने बोला ये वाला जो रूट है ना वो कैंसिल हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो ये ब्लॉक हो गया, मतलब ये रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने क्या बोला है जी टू एच, सॉरी जी टू सी बंद हो गया, तो कहां से कहां जाना था? एच टू सी जाना था, एच टू सी जाने के लिए कौन सा रूट रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कौन सा रास्ते में स्टेशन नहीं आएगा अगर जी टू सी ब्लॉक हो चुका है? तो एच टू सी जाने का क्या तरीका बचेगा? जी टू सी आपका ब्लॉक हो चुका है, एच टू सी जाना होगा तो कौन सा रूट निकालना पड़ेगा? अब देखो ये है एच, हमें जाना कहां पे? यहाँ पे पहुंचना है सी के ऊपर, तो एच से जाने के लिए एच से कहां जा सकते हो? ओनली जी, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, और जी से अगर हमें सी की तरफ पहुंचना है तो आप क्या कर सकते हो? कहां जाओगे यहाँ से? ये तो जा सकते हैं आप, क्योंकि इधर तो है ना, वो इधर तो नहीं है, तो जी से आपको बी पर ही जाना पड़ेगा, ये भी जरूरी है, कोई एक ही ऑप्शन चल रहा है अभी, डी से आपको एफ पे आना पड़ेगा, एफ से आपको डी पे आना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, फिर आप डी से ई की तरफ पहुंचोगे, और ई से आप इंडियन सी की तरफ पहुंच जाओगे, और कोई ऑप्शन है यहाँ पे? और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि आप एच से जैसे डी पे गए ना, जी से ओनली रूट यही जाना पड़ेगा, बाकी ये तो बंद हो गया ये वाला रूट, तो ये कोई रूट है ही नहीं यहाँ पे, तो यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या क्या आपने फॉलो किया यहाँ पे? आपने फॉलो किया एच जी बी एफ डी ई सी, तो कौन से पे नहीं गए हो आप? ए पे नहीं गए हो, बाकी सब पे चले गए हो, है ना? तो आंसर क्या आएगा उसका? ए ही आएगा, उसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, ए पे नहीं गए बस, बिल्कुल एच जी बी एफ डी ई सी डी सी, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है? तो इस तरह के और क्वेश्चन कर लोगे अपने एंड पे, अभी एक क्लास हम और लेंगे पजल्स की, ऐसा नहीं है एक क्लास हमारी क्लास में पजल्स की होगी, बट इस तरह के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपके उसमें भी होंगे टेस्ट के अंदर भी, तो इन पे ट्राई करना, ठीक है? हाँ, ये नॉट रिक्वायर्ड बिल्कुल ठीक है हर्षित, चंदन, मोहम्मद सोहेल, चंदन, अरुणा, आप सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 10 मिनट पहले ना एजेस के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, पिछले लेक्चर के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे वो कर लेंगे, फिर आपके जो भी डाउट है वो कर लेंगे, ठीक है? 3 बज गए, 3-5 हो गए, तो एजेस वाले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जो लोग पहली क्लास है उनको, अरे 2 मिनट रुको, जो एजेस वाली क्लास थी ना आप कर लेना पिछली क्लास को, ठीक है ना? उसमें हमने एजेस पढ़ाया था, तो उसके एक क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे आज। यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। हाँ जी, मैं इस पर डाउट लूंगा, जिनका क्वेश्चन नहीं था वीडियो वाला नहीं हुआ था वो करवा दूंगा दोबारा, डोंट वरी। हाँ विष्णु, परसों इसका क्लास होगा दोबारा से, वो करेंगे हम, डोंट वरी। जी टू ई इसलिए नहीं आया, जी टू ई क्या था यार? करेंगे विष्णु, हम और क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, शीतल मैंने वही बताया, बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं करा दूंगा वीडियो वाला क्वेश्चन, डोंट वरी, दोबारा करा दूंगा। देखो प्रोसेस को फॉलो किया तो हो जाएगा, मैंने बताया ना आपको। हाँ कराऊंगा, इस टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे, एज वाले क्वेश्चन आप डाउट इसलिए उनको दे रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? मैंने बोला 3-5 के बाद मैं डाउट लूंगा, तो वही है। आ रहे हैं, वेट करो, आप 9 क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ चंदन, वही करा रहा हूं यार, वही करा रहा हूं, एज से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, चिंता मत करो, वही लेके आया बिल्कुल। हाँ, केंद्र से कहा है कि जो जी टू ई था ना वो सिंगल वे था, इसलिए नहीं किया, करा रहा हूं एजेस वाली ही करा रहा हूं यार, कैसी बात कर रहे हो? शिवानी, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या? शिवानी कुमारी, मैं करा दूंगा और क्वेश्चन, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम क्लास में कराया था, ठीक है शिवानी? डोंट वरी, मैं करा दूंगा, बट आई स्टिल रिमेंबर मैं ऐसा क्वेश्चन कराया था यार। ये सब मत करो, ठीक है? यूट्यूब की बात मत करो यहाँ पे, क्या करते हो यार, क्यों गड़बड़ करते रहते हो? हाँ जी, क्या आंसर है इधर? नहीं आया, नहीं आया 20? हाँ ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आप बोलो ना। अरे ट्रिक कुछ नहीं है यार, लॉजिक लगाओ, ट्रिक हर जगह थोड़ी ट्रिक का काम करती है। Ina, जो भी है, Anna was born 4 years after the parents' marriage. Her mother is 3 years younger than her father and 24 years older than Ina, who is 13 years old. At what age did father get married? कहाँ पे गलती हो? इजी तो है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एज दे रखी है इना की, तो अगर इना की एज है 13 इयर्स और बाकी क्या देखा है? हाँ, हर मदर इज 24 ईयर एल्डर देन इना, तो मदर की एज क्या हो जाएगी? 24 ईयर्स ज्यादा, 13 + 24 कर दो, ये ना करूँ, कर दूँ? हाँ 24 साल बढ़िया, 24 साल ऐड कर दो, तो ये बन गया 37 उसकी मदर की एज। और फादर की एज क्या बोल रखा है? उसकी मदर जो है अपने फादर से, मतलब उसके फादर से 3 साल छोटी है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 3 साल ज्यादा, 37 में 3 ऐड कर दो, तो भैया फादर की एज है 40, मदर की एज है 37, इना की एज है 37। अब देखो इना की एज है 13 और वो कह रहे हैं कि इना 4 साल बाद बॉर्न हुई थी उनकी पेरेंट्स की शादी के बाद। अगर इना की एज है 13 साल और 4 साल उसके पहले उनकी शादी को हो गए थे, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 17 साल पहले शादी हुई थी उनकी? इना की एज है 13 साल, इना के बर्थ से 4 साल पहले उनके पापा की शादी हुई थी उनके पेरेंट्स की, तो क्या टोटल 17 साल नहीं हो गए? ये कराया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, भूल गए हो क्या? टोटल 17 इयर्स हो गए। अगर आज उनकी एज 40 इयर्स और शादी हुई 17 साल पहले, तो 40 - 17 यानी कि 23 ईयर की एज थी जब उनकी शादी हुई थी। क्या मुश्किल आ गया? हाँ जी, ये जो 22 कह रहे हैं, जो 24 कह रहे हैं, क्या गड़बड़ कर दिया? ठीक है, अब एंड डायग्राम भी करा दूंगा यार, चिंता मत करो, समझिए इस बात को, कोई कंफ्यूजन किसी को? एक क्वेश्चन और करना है हमें, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है ये वाला भी। ये सारे ना एज वाले कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में समझा दिए थे कि मैरिज से बच्चे का बर्थ हुआ तो कितने साल होंगे, मैरिज प्लस वो ऐड कर दिया था, ऐसा क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में भी एक टाइमलाइन बनाई थी मैरिज वाली की, याद करो उस चीज को, ठीक है? नितिका, समीक्षा, स्वाति, अरुणिमा, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा। हाँ खुशी, मैंने भी करवाया, ठीक है ना? नहीं मेरी कोई ट्रेन नहीं है, ठीक है ना? अरे सर जल्दी में है, सर को ट्रेन पकड़नी है। अरे ठीक है, बस तो ऑलरेडी हो गया क्वेश्चन, है ना? नहीं हो सकता ऑलरेडी हो गया आंसर, मैंने सामने भी निकाल लिया मैंने खड़े खड़े। ठीक है, 3 बिल्कुल ठीक है। देखो क्या करेंगे, आपको दे रखी है जो फादर है वो 9 टाइम है सन के, तो मैं अगर सन को x मान लूं तो फादर को क्या मान लूंगा? 9x मान सकता हूं। फादर की एज 9 टाइम्स, अगर सन की एज x तो फादर की 9x, और मदर की एज कितनी है? 8x मान सकता हूं, तो फादर की एज 9x, मदर की एज 8x, खुद की एज x, तो क्या करेगा आगे कि फादर और मदर की एज का सम कितना है? 51। तो 51 क्या हुआ? फादर की एज जो कि है 9x और मदर की एज जो कि है 8x, तो ये क्या बना? 17x = 51। x क्या आ गया? x आ गया 3, तो x क्या था? x हमारे सन की तो एज थी, वही तो पूछा हुआ था, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 इयर्स। अब इसमें क्या मुश्किल है?
ठीक है ना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था, किसी का ये नहीं हुआ एनीवन जिसको नहीं समझ आए, हो गया था ना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों ने कहा था मुझे क्वेश्चन कराने को, कोई कह रहा था ये टेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए वाला, ये 2019 का क्वेश्चन है हमारा। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने कल नहीं पिछली क्लास के अंदर समझा दिया कैसे करने हैं, 2010 वाला 18 वाला बेसलाइन याद है, मैं पिछली समझाई थी, तो उसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, शारदा कराता हूं, रुक जाओ शारदा हो जाएगा। तो आपका बस 9x + 8x किया 17x आ गया। देखो सामने इतनी भी कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है उसकी, फादर की 9 टाइम्स है, मतलब इसमें क्या मुश्किल इंग्लिश थी। ठीक है, इतना तो आई एम श्योर कि आप इतना तो जानते होंगे ना। अरे ग्रेविटी 9x की फादर की एज, मतलब अगर सन की एज थी x तो फादर की एज 9x, मदर की एज 8x, 8 टाइम्स लिखा है ना, तो उसने लिखा दोनों का सम है 51, तो 9x + 8x = 51 लिखा, 17x = 51 आया, x की वैल्यू आ गई 3, और यही हमसे पूछा गया था कि सन की एज क्या है। 51 दिया हुआ है, कैसे आया 51 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों की एज का सम 51 है। जो कि लास्ट क्लास बार देख लेना जाके मिस हो गया। समझ गया मैं शिवानी, एक बार मैं करा लूंगा ऐसे क्वेश्चन, मैं अगली क्लास पक्का लेके आऊंगा ऐसे क्वेश्चन, समझ गया आपका, ये भी होता है टाइप, मैं आई थिंक एक बार कराया भी था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, अब क्लियर कर लेंगे, डिस्कस कोई बात नहीं, क्लियर डोंट वरी। एक मिनट, क्वेश्चन मैंने मेंशन किया वो अगली क्लास में लेकर आना है। शिवानी एक बार दोबारा क्वेश्चन टाइप करना, अपना क्वेश्चन दोबारा टाइप करो एक बार, आपका चैट ऊपर निकल गया मैं देख नहीं पा रहा, एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट कर दो उसको, करा दूंगा ड्राइविंग वाला दोबारा समझा दूंगा। ये प्लीज सॉल्व करो जितने भी लोग हैं जिनका, क्योंकि मुझे 10-12 लोगों का आंसर आया है। शिवानी दोबारा क्वेश्चन टाइप करो यार प्लीज, मैं करा रहा हूं अभी, करवाया नहीं, ये करवा रहा हूं अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, हां जी बाकी लोग भी नहीं यार, एक सेकंड इनका क्वेश्चन लिख लो, एक सेकंड और भी चैट बता के ऐड करना, ये अगली क्लास में करना है। ठीक है शिवानी लिख लिया मैंने, मैं आपको अगली क्लास में ऐसा क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया शिवानी, आई गॉट योर पॉइंट, डोंट वरी। हां जी, ये क्वेश्चन हुआ, पहले की गलत कर देते हो, इनटू ये जो भी है मतलब कैलकुलेशन करते क्यों करते रहते हो बार-बार। हां जी, देखो क्या कह रहे हैं, 2002 में मीनू की एज थी 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, 2010 में क्या हुआ, जो मीनू की एज होगी वो मीरा की हाफ ऑफ द एज हो गया। कुछ खास हुआ मैम आपका, नहीं हुआ? हां, प्रीवियस का मतलब समझ गया, प्रीवियस का मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो आज 2002 मान लो, लेट्स से आज मान लो 2002 है, तो मैं किसी की एज मान लेता हूं, किसकी मानूं, लेट्स से मीनू की एज मान लेता हूं, मीनू की लेट्स से मान ली x मान ली, ठीक है, ये किसकी है, मीनू की एज, तो मीरा की एज क्या हो जाएगी, या मीरा की एज मान लो यार, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, मीरा की एज मान लो x, तो मीनू की एज क्या हो जाएगी, x/3, ये लिखा 1/3, तो अगर मीरा की एज x है तो मीनू की एज क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, तो 1/3x हो गया, राइट। अब सोचो आगे क्या बात कर रहे हो, 2010 की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ 2002 से लेकर 2010 में कितने साल ऐड हुए, 8 साल ऐड हुए, तो क्या मीरा की जो एज थी वो x + 8 नहीं हो जाएगी। अगर किसी की बंदे की एज आज x है, 8 साल बाद कितनी एज होगी, x + 8, उसी तरह से मीनू की एज कितनी हो जाएगी, x/3 एज थी इसकी, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, x/3 + 8। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, आगे कह रहे हैं मीनू की एज है वो हाफ ऑफ मीरा है, बस कर दो उसका हाफ। बताओ अब इस बात क्या मुश्किल है, क्या लिख रहा है वो, मीनू की जो एज है वो इसकी हाफ है, तो इसको इक्वल कर दो, x/3 + 8 = हाफ ऑफ x + 8। यही तो कह रहा है, जो मीनू की एज है वो मीरा की एज की आधी है, तो हाफ से डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, करो सॉल्व। 2x + 16 = 3x + 24, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 इयर्स आ गई। अब ये क्या है, x क्या है, x है मीरा की एज, कब एज है 2002 में, यही था निकालना था, या मीनू की थी। की एज जो थी, मीनू की एज वाज हाफ ऑफ मीरा, मीरा की एज है हमारी x + 8 और मीनू की एज है x/3 + 8, x/3 + 8 = हाफ ऑफ x + 8। ठीक है, इसको सॉल्व किया, अरे यार इसको एलसीएम लिया यहां पे, ये आएगा x + 24/3 = x + 8/2, वहां एलसीएम लेना भूल गया था, ये बना 2x + 48 = 3x + 24, तो ये क्या बना आपका, x की वैल्यू आएगी आपकी 24, x क्या है, ये तो 8 नहीं आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी आपकी 24, x किसका है, मीरा की एज है 24, तो मीनू की एज क्या होगी, x/3, 24/3, ये बन गया 8, 8 साल कब है मीनू की एज, 2002 में, 2002 में उसकी एज है 8 साल, तो पैदा कब हुई होगी वो 8 साल पहले, 2002 में से 8 माइनस कर दो, 1994 इसका आंसर आ गया, समझे। ठीक है, दोबारा समझाता हूं एक बार, कुछ कंफ्यूजन हो गई थी मेरे से भी, एलसीएम लेना भूल गया था, दोबारा समझ लेते हैं इसको। तो मीरा की एज क्या हो जाएगी, x + 8, 8 साल बढ़ी ना उसकी एज, और इसकी मीनू की एज क्या हो जाएगी, x/3 + 8। यहां तक कोई कंफ्यूजन, इतना लिख लिया, आगे क्या कह रहे हैं, जो मीनू की एज है, मीनू की मतलब ये वाली एज, वो क्या होती है, मीरा की एज है ये, उसका आधा है, तो इसको इक्वलेट करके इसका आधा कर दो, ये तो लिखा है मीनू की एज = मीरा की एज का आधा, उसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व करोगे एलसीएम ले लो उधर, वो बना x + 24/3 = x + 8/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना 2x + 48 = 3x + 24, तो x की वैल्यू आ गई 24 साल। ये क्या है, x था मीरा की एज, मीरा की एज कब, मीरा की एज 2002 में, हमें वो पूछा है मीनू के बारे में, अगर मीरा 2002 में 24 साल की थी तो मीनू क्या होगी, 24/3 यानी कि 8 साल की। अब 2002 में मीनू की एज थी 8 साल, तो पैदा कब हुई थी मीनू, 8 साल पहले, 2002 में से 8 माइनस करो, आपका आंसर आ गया आपका 1994। ये क्लास तक हो गई है क्या, इधर भी लिख रहे हैं लोग की क्लास तक, उधर भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर हुआ ये बात, समझ आ गया, समझ आ गया सबको कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, एनी कंफ्यूजन किसी को, ठीक है, कुछ और आपका डाउट बताओ। ठीक है, कब से है, पीछे कुछ इशू आ गया था, बीच में क्लास तक हो गई थोड़ा सा, तो इसका आंसर आएगा 1994, जिनका
हूँ जिन लोगों का डाउट था। हाँ जी हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो रिबेरियो के डाउट्स का पूछ रहे थे, मैं एक बार समझा देता हूँ। क्या हो गया, बैठ जाओ यार प्लीज। हाँ जी, ये रिबेरियो वाला देख लो, ये क्लास तक हुई है, प्लीज यार देखो थोड़ा। हाँ, ये रिबेरियो वाला क्वेश्चन देख लो, जिनका डाउट था मैं उनको समझा देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको देख लो। यहाँ पे क्या कह रहा था उसने ना, हमें टोटल 3 पर्सन के बारे में बता रखा है, ए बी और सी के बारे में, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, और इनके रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। एक तो उनके सरनेम के बारे में, एक को क्या पहनते हैं, एंड एक उनका कलर क्या है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, जैसे उसने क्या बात करी थी, या तो स्वेटर पहनते हैं, या वो जैकेट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से लिख दिया 3 डिफरेंट ऑप्शन, स्वेटर, जैकेट या टाई। उसी तरह से उनके कलर्स क्या थे, व्हाइट, ब्लैक या ब्लू, ठीक है ना। यहाँ पर भी जैसे हर चीजें हैं, ठीक है, व्हाइट, ब्लैक या ब्लू। एंड लास्टली उनके सरनेम थे कुमार, रिबेरियो या सिंह, ठीक है। यही ऑप्शन थे। अब देखो यहाँ पे, हाँ जी सुन लो प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार सुन लो जिनका डाउट था, बाकी सबको थैंक यू। यहाँ पे क्या लिखा था कि सी ने टाई वियर किया है, तो हम क्या करेंगे, सी के सामने टाई आ जाएगा तो बाकी कट जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे टाई आ गया तो टाई कहीं और नहीं हो सकता, तो हमने ये सब भी काट दिया, ठीक है। उसके अलावा उसने बात करी है कि नीदर बी नॉर रिबेरियो। इसका मतलब क्या है कि बी और रिबेरियो अलग अलग पर्सन है, तो यहाँ से मैं रिबेरियो को काट सकता हूँ, मैंने वो कर दिया। और बी क्या करता है, व्हाइट स्वेटर नहीं वियर करता, तो व्हाइट भी काट दिया, मैंने स्वेटर भी काट दिया। अगर इतना निकल गया है तो बी के सामने आ गया जैकेट, ओनली ऑप्शन जैकेट। और यहाँ पे बी के सामने जैकेट आ गया तो जैकेट यहाँ भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ए के सामने आ गया स्वेटर। और उसने बोल भी रखा है ए क्या पहन रहा है, व्हाइट स्वेटर, तो स्वेटर के सामने आ जाएगा व्हाइट, तो इनको भी काट दिया। और व्हाइट यहाँ पे हो गया तो व्हाइट कहीं और नहीं आ सकता, तो ये भी चीज हो गया। बाकी आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी बताता हूँ वैसे कि रिबेरियो को ब्लैक कलर नहीं पसंद, ठीक है ना। तो रिबेरियो को ब्लैक कलर नहीं पसंद और कुमार को जैकेट नहीं पसंद, ठीक है। तो जैकेट के सामने आपका कुमार नहीं आएगा, ये लिखा ना, कुमार डज नॉट वियर जैकेट, तो जैकेट के सामने कुमार हटा दिया, तो यहाँ पे सिंह आएगा, तो सिंह यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। और रिबेरियो को क्या बोला उसने, रिबेरियो को ब्लैक कलर नहीं पसंद, तो रिबेरियो अगर यहाँ से उसके सामने सिंह का क्या कलर है, सिंह का गारमेंट व्हाइट नहीं है, तो वो तो हमने निकाल लिया। और क्या होता था, हाँ हाँ, रिबेरियो ने व्हाइट स्वेटर नहीं पहना, तो रिबेरियो यहाँ से हट गया, तो रिबेरियो के बचा ये ऑप्शन, यहाँ पे आके कुमार के सामने व्हाइट आ गया। और एक चीज और बची हुई है, हाँ, रिबेरियो ब्लैक नहीं पहनता, तो रिबेरियो के सामने से ये ब्लैक हटा दिया तो ब्लू आ गया, तो यहाँ पे ब्लैक हट जाएगा, ब्लू आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो गया सॉल्व। समझ गए ऑनलाइन वालों, ठीक है। ये जिनका डाउट था रिबेरियो वाले में मैंने समझा दिया। आसिफ सदी की क्या डाउट है, प्लीज ये पूछिए। हाँ, लास्ट में कुछ हैंग हो गया था, आसिफ क्या डाउट है ये पूछो। पहले क्वेश्चन करा था, आपके डाउट नहीं देख पाया, बताओ। टीम से पूछो, मैं मतलब वो बता देंगे। हाँ, ब्लू ये है ना सामने, ब्लू रिबेरियो का। ब्लू नहीं क्या यार, देख लो, हाँ मतलब गलती से काट दिया, गलती से काट दिया वो, इनके सामने ही आएगा ऐसा। समीर क्या डाउट है, मैंने पूछा डाउट लिखो सीधा। व्हाट इज द डाउट समीर। एक ही क्वेश्चन मैंने कुछ करवाया रोशनी आज, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा भाई, ठीक है। हाँ थोड़ा हैंग हुआ लास्ट में, ठीक है। थैंक यू प्रभा, ठीक है। डाउट है तो पूछिए प्लीज, थैंक यू सो मच। तनु बाईसाइकिल और जॉब पूछ रहे हैं एफएम डीजेड जेसी में, आपको डी और एफ के बीच में गैप चेक करो, उन गैप्स को अकॉर्डिंगली फिल करो। मीनू मीरा वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, क्यों, क्या हुआ। प्रांजल क्या हुआ, यहाँ पे देखो ना, हमने मीनू मीरा से स्टार्ट किया, पहले मीरा की एज एक्स मानी, फिर मीनू की एज कॉरस्पॉन्डिंगली एक्स बाय 3 थी, फिर 8 साल के बाद क्या होता है, इसकी एज एक्स बाय +8 हो गया, इसका एक्स बाय 3 + 8 हो गया। फिर उसने लिखा है जो मीनू की
एज है वो मीरा की एज के हाफ है, तो x by 3 plus 8 equal to half of x plus 8। एलसीएम लो ना, एलसीएम लोगे तो ये बने तो ये बनेगा 3 into 8 24, तो बन गया x plus 24 by 3 is equal to x plus 8 by 2। अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। एलसीएम लिया प्रांजल, x by 3 plus 8 को सॉल्व करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 into 8 24, तो x plus 24 by 3 इस तरह से बनेगा। समझे प्रांजल? कनिष्क मैं अगली क्लास में कराता हूं। डीपीपी 10, डीपीपी 10 कौन सी है वैसे? कौन सा चैप्टर की है डीपीपी 10? मैं देख लूंगा कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ डीपीपी व्हिच इज द चैप्टर कनिष्क। ईशा में कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूंगा डायग्राम के। मैंने बोला ना अगर कुछ प्रैक्टिस नहीं भी हुए हैं तो मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। शुभ दैट्स ग्रेट, शिवानी चौधरी दैट्स ग्रेट, पल्लवी थैंक यू सो मच। अरे क्वेश्चन कौन सा है समीर, ये तो बताया करो। आप लिख रहे हो कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व, आप क्वेश्चन लिखो ना, डायरेक्टली राइट योर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? हिंदी में है स्लोनी, ऑलरेडी अपलोडेड है आपके उसमें, ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन भी की वो भी। क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं अगली क्लास में ले आऊंगा जो भी आप कह रहे हो, ठीक है। डीपीपी 9 क्वेश्चन नंबर 6 मैं नोट कर लेता हूं, आपको अगली क्लास में करा दूंगा। डीपीपी 9 क्वेश्चन नंबर 6 अगली क्लास में आपको करवा दूंगा। थैंक यू राधिका। आपको डेली अपलोड होते हैं प्रीति, मतलब डेली अपलोड होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। शुभ, मैं बोल देता हूं डाउट सेक्शन अपलोड करने के लिए, ठीक है। आयुषी मुझे नहीं मिला डाउट आपका, दोबारा लिखो एक बार, मुझे डाउट मिल नहीं रहा आपका कहां पे है, ठीक है। इसी क्लास में आपका डाउट। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शारदा। वही कहता हूं स्टार्टिंग में आया करो। 250 मंजू कहां पे 250 कौन सा था? व्हाट इज द 250 क्वेश्चन आप बता रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच निमिषा, सुष्मिता, ठीक है, समीक्षा, प्रांजल, प्रतीक्षा, ठीक है। बाकी सबको थैंक यू सो मच। ट्रैवलिंग वाला ऐसा पूछ रही है, ट्रैवलिंग वाला क्वेश्चन देखो। ट्रैवलिंग वाले में ऐसा कुछ नहीं था, हमने क्या कर रहे थे उसमें, हम देख रहे थे कहां पे हमारा वन वे है और कहां पे टू वे है। जैसे ये देखो उसने बोला ना C2A, तो C2A हमने वन वे ड्रॉ कर दिया, E2G हमने वन वे ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हमने उसको पूरा ड्रॉ कर दिया, जहां पर दोनों साइड है तो हम टू वे ड्रॉ कर दिया, जैसे E2A। ये एक जगह से दूसरी जगह पहली जगह डेफिनेटली जा सकते हो। थैंक यू शिवा, ठीक है, ठीक है। आई थिंक सबका हो गया, ठीक है, सबके डाउट्स हो चुके हैं, ठीक है यार, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। नहीं शिवा गुप्ता, आपको थैंक यू बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? पृथ्वी रेन वाटर डेट वांटेड, ये क्या है? कौन सी डीपी क्वेश्चन है बता दो मुझे, शिखा करवा दूंगा, डोंट वरी, जैसे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। पृथ्वी में नोट कर लेता हूं, रेन वाटर डेट वाला मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन है, मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। स्टेशन वाला मैंने बोला था अली साहब, स्टेशन वाला वही है कि आपको ना यहाँ से आपने 1 वे और 2 वे बना दिए, अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कहाँ से कौन सी चीज जा रही है, ठीक है। शुभ शंकर दैट्स ग्रेट, सीखा बाकी सभी, ठीक है। चलिए आई थिंक सबके डाउट्स हो गए। हेमंत थैंक यू सो मच, ठीक है। निकिता एंड बाकी सबका भी। तो आज की क्लास यहीं आप करते हैं। आपके मैंने डाउट्स लिख लिए जो आपने रेज किए हैं, डीपी 9 वाला क्वेश्चन वो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।